ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर ट्रेड करते हुए बाजार सुबह मजबूत शुरुआत के बाद सीमित दायरे में कारोबार और अब फिर से तेज रफ्तार पकड़ के और मजबूती की तैयारी। ऐसे में आखिरी 1.5 घंटे में बाजार और कितनी मजबूती दिखाएंगे या फिर आएगी मुनाफा वसूली, और क्या करें आप 1.5 घंटे के लिए और कल के लिए तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। चलिए तो शुरुआत करते हैं फाइनल ट्रेड की। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक बार फिर रिकॉर्ड का दायरा चल रहा है, नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं और मार्केट्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जानते हैं अनिल जी से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस तरह से बाजार पर अप्रोच बनानी चाहिए। सर, सबसे पहले तो बताइए बड़ी बातें क्या हैं। रिकॉर्ड तेजी है और आज लगातार दूसरा दिन है जब बाजार नई ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए दिख रहे हैं। 12,600 के पार निकलता हुआ निफ्टी, और अब निफ्टी ने जो हाई बनाया है वो है 12,627 का। बैंक निफ्टी भी जबरदस्त तेजी के साथ 28,800 हमारे आज के सारे टारगेट हासिल करता हुआ, आखिरी टारगेट 28,800 का था, वहां भी पहुंच चुका है बैंक निफ्टी, और 1200 अंकों की दमदार तेजी वहां पर आपको दिखेगी। बैंक एनबीएफसी माफ कीजिएगा, बैंक्स और एनबीएफसी में दमदार तेजी है। इंडेक्स 4% मजबूत है। आईटी और फार्मा शेयर में सबसे ज्यादा बिकवाली है। इंडेक्स 4% कमजोर होता हुआ दिख रहा है। तो जिस ट्रेड की बात दीप हम कर रहे थे कि लॉन्ग बैंक्स एनबीएफसी, शॉर्ट आईटी फार्मा, एग्जैक्टली वो होता हुआ दिखा है। डाउ फ्यूचर्स नीचे से रिकवर होकर अब 100 पॉइंट मजबूत है। सुबह जब हमने शो खत्म किया 11 बजे, 200 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स थे, वहां से 300 पॉइंट की दमदार रिकवरी आई है और ये जोश बढ़ती हुई दिख रही है बाजारों में, और अब 29,000 के ऊपर निकलता हुआ डाउ फ्यूचर्स। तो ये तमाम वो ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर आज आपको दिख रहा है एक्शन। अनिल जी, शानदार एक्शन आ रहा है और गेल गैस अथॉरिटी के भी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। आज तो सारे अर्निंग्स भी मार्केट आवर्स में ही आते हुए दिख रहे हैं। सर, एक बार जरा गेल की चार्ट पुलअप करें, और कुणाल जी अगर तैयार है तो उन्हें भी बोलेंगे कि चार्ट पुलअप करें। 1240 करोड़ का मुनाफा आया है, जो कि काफी अच्छा है। 1,064 करोड़ से बढ़कर अब मुनाफा 1,240 करोड़ का आते हुए दिखा है। जहां तक गेल के नतीजों का सवाल है, हम मुनाफा अनुमान लगा रहे थे 1,070 करोड़ का, यानी कि हमारे मुनाफे से भी एक बढ़िया उछाल आती हुई दिखी है। आय भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी अच्छा ही मूवमेंट आय का भी आता हुआ दिखा है। 13,640 करोड़ रुपए की आय है। हमारा अनुमान 16,000 करोड़ का था, तो वहां पर आप थोड़ी गिरावट देख रहे हैं, अनुमान से कम आई है। बट वैसे अगर वाई कंपैरिजन देखें तो 12,090 करोड़ से बढ़कर आय है। आई तो आय में अच्छी बढ़त हुई है कंपैरिजन में, पर अनुमान से कम है। मुनाफा अनुमान से काफी ज्यादा आते हुए दिखा है। ये है आपके लिए गेल के नंबर्स इस समय, जहां पर आप स्टॉक पर एक्शन देख रहे हैं। एक बार मैं सुमित जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो गेल के चार्ट पर अपनी राय दे सके तो। 3.5% की तेजी है सुमित जी, 89.5 पर चार्ट है। गेल, बताइए क्या करना चाहिए। गुड आफ्टरनून दीपांशु, हमने सुबह ही गेल के अंदर बाय का व्यू दिया था। हमें लग रहा था कि गेल के अंदर एक तेजी देखने को मिलनी चाहिए। स्टॉक अभी डे हाई पे आ चुका है। स्टॉक के अंदर 90 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो गेल में फिर और मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अभी करीब 3.5-4% ऊपर है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गेल के अंदर देखने को मिल रहा है। तो चार्ट स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। 90 का लेवल टूटते ही और ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे। फिर 93 से 94 रुपए तक के लेवल गेल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। चार्ट्स के बेसिस पे लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए गेल। सुबह सुमित जी ने यहाँ पर आपको खरीदारी की भी राय दी थी। गेल में तो मोमेंटम बरकरार है, पर उससे बढ़िया मोमेंटम मार्केट्स में है। फ्रेश रिकॉर्ड है हमने देखा है निफ्टी सेंसेक्स पर एक बार फिर 12,600 पर निफ्टी होल्ड कर रहा है। बट बैंक निफ्टी पर नजर रखिए, क्योंकि 7 दिन की जबरदस्त तेजी इस समय बैंक निफ्टी पर आपको दिखेगी। 1100 पॉइंट का उछाल आ रहा है, और आज सुबह जो अनिल जी ने आपको लेवल्स दिए थे, कहा था कि ओपनिंग पर भी अगर आप चाहें तो खरीदारी करके चल सकते हैं या फिर थोड़े डिप या रैली का इंतजार करें। वहां से जितने लेवल्स दिए थे सारे के सारे टारगेट्स बैंक निफ्टी पर हिट होते हुए दिख रहे हैं। एक बार देख लेते हैं सुबह बैंक निफ्टी पर आपको क्या सलाह दी गई थी। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए बैंक निफ्टी में, और आज का लो होगा आपका स्टॉप लॉस 27,900 का, जिसे हम बाद में रिवाइज करके आगे ऊपर की तरफ देंगे। निफ्टी और बैंकिंग शेयर ये तेजी दिखा रहे हैं, तो यहाँ से भी मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी और तेज दौड़ लगाने को तैयार है, शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार है। 28,350, 28,450, 28,550 और 28,650 ये 4 टारगेट हैं। फाइनल टारगेट आपका 28,500 से 28,650 की रेंज में बनकर आता है, तो वहां तक के लिए आपको होल्ड करना चाहिए बैंक निफ्टी। निफ्टी बैंक डेज हाई पर ट्रेड हो रहा है। 950 पॉइंट्स की तेजी आ रही है 28,500 के स्तर पर, और अनिल जी ने आज सुबह आपको कहा भी था कि ये लेवल्स आने वाले हैं। निफ्टी बैंक पर भरोसा रखिए, मोमेंटम काफी मजबूत दिख रहा है, और कहा भी था कि अगर आप ओपनिंग लेवल्स पर खरीदारी का मौका मिले डिप पर या रैली पर तो जरूर खरीदिए। वो टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं।
अनिल जी सारे टारगेट्स आ गए, 1100 पॉइंट्स की रैली है, थोड़े और टारगेट्स बढ़ा दीजिए सर, यहाँ से और ऊपर जा सकता है क्लोजिंग तक? नहीं दीप, जाने में सब कुछ जा सकता है और हमारे बोलने से रुकेगा भी नहीं और हमारे बोलने से बढ़ेगा भी नहीं, ये गलतफहमी हमें है भी नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 28,800 का फाइनल टारगेट आज जो बैंक निफ्टी के लिए दिया था, आज की सुबह की स्ट्रेटेजी में फाइनल टारगेट 28,800 का निकल कर आता है। एग्जैक्टली आप देख लीजिए 28,800 पर ही जाकर बैंक निफ्टी ने अब तक का तो टॉप बनाया है। आगे का देखते हैं तो एक बार ये आज के लिए मेरे टारगेट्स तो लगभग सारे आ गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि क्या प्रॉब्लम ये है कि लोग बार बार बैंक निफ्टी पर शॉर्ट होते दिख रहे हैं, तो ये दिक्कत है। और जब तक आप शॉर्ट होते रहेंगे तब तक बैंक निफ्टी रुकेगा नहीं। मैं इसलिए सुबह कह भी रहा था कि कॉशियस होकर खरीदिए, गिरावट में खरीदिए। देखिए सुबह आपको एक डिप मिला, हमने आपको खरीदने के लिए भी सही लेवल इसीलिए बताया कि जहां खुले वहीं पर मत खरीदिए, नीचे आने दीजिए, और वहां से आपने खरीदा तो कंफर्ट आपका अगर सही एंट्री लेवल हो तो बन जाता है। 12,475 वो लेवल था जहां खरीदने का कहा, एग्जैक्टली लो वहीं बनाया, वहीं से घूम गया। और 26,950, 27,050, 27,950, 28,050 ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए था, एग्जैक्टली वहीं से बैंक निफ्टी घुमा है। तो सारे टारगेट आपके हासिल हुए। अगर आपने 28,150, 28,200 की रेंज में आपने बैंक निफ्टी खरीदा है, 28,650 और फाइनल टारगेट 28,800 का आ चुका है, तो आपने अगर सुबह खरीदा है डेफिनेटली आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। वापस नीचे आएगा फिर से खरीदारी करने का मौका देखेंगे और फिर से लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इसी के साथ कल, ये तो आज सुबह के कॉल की बात हुई दीप, कल आपको 4 कॉल्स दिए थे, बैंक निफ्टी में खरीदारी की राय दी थी, वो टारगेट सारे हासिल हो चुके हैं। फेडरल बैंक कल 56 रुपए में आपको खरीदने के लिए कहा था, 57, 50 और 59, 59 ये लेवल दिया था। आज 59 का हाई बनाया है फेडरल बैंक के फ्यूचर्स ने। फेडरल बैंक में आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक साइड हमारा अंदाजा था कि अमरा राजा बैटरीज को देखते हुए नतीजे अच्छे आने चाहिए। 170 और 173 दो टारगेट आपको जो थे, आज का हाई 169.90 है, रिजल्ट्स के साथ आप ये टारगेट आता हुआ दिखा है, यहाँ आप बुक कर सकते हैं। और बाकी आपको खरीदारी करने की राय वेदांता में दी थी, वहां पर भी 101 और 104 का टारगेट दिया था। आज सुबह 101.50 का हाई है, लगभग पहले टारगेट तक पहुंचा है। आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, बिल्कुल होल्ड करें, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो 4 कॉल कल के और 5वां कॉल आज का आपके लिए, 5 के 5 आपके टारगेट हासिल हो चुके हैं। तो ये अब आप आगे वापस से गिरावट का इंतजार करें, खरीदारी करने के लिए फिर से एंट्री करेंगे। आइए तब तक बढ़ते हैं आगे। वसीम साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और वसीम साहब का करते हैं स्वागत बिगुल के साथ। वसीम साहब स्वागत है आपका। एलएनटी कमाल करता हुआ दिख रहा है और जबरदस्त प्रदर्शन आज एलएनटी की तरफ से भी होता दिख रहा है। पहले तो अपडेट बताएं सर, और उसके बाद आपसे लूंगा मैं फ्रेश कॉल्स। तो अनिल जी, सुबह ही आपको सही कहा था कि बैंक्स विल आउट परफॉर्म और टेक्नोलॉजी और फार्मा में सेलिंग आएगी। देखिए कल आपको लूपिन 920-22 पे शॉर्ट दिया था, 859 का भाव हो गया, 7% फॉल इन लूपिन। सुबह आपको एलएनटी दिया था, वो 1030 बिक गया, और बीईएल 92-93 वाला वो भी हो गया 96-70। इसके अलावा आपको गेल में काफी दिन से पीएसयूज कह रहा था, गेल पीएफसी सब ने अपने अपने टारगेट हिट हो गए। अब आप कहें तो कॉल्स है, एक बाय एक सेल है जो मार्केट की वॉलेटिलिटी राइट करता है। इट्स अ सेल इन फार्मा एंड इट्स अ बाय इन ऑटोज। तो आप कहें तो मैं शुरू करूं? बताएं सर प्लीज। तो पहले बाय होएगा सर अमर राजा। आई थिंक मनापुर मदरसन के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अमर राजा लीजिए 826-28 में, 814 का स्टॉप लॉस रखिए, 875 का टारगेट। आई थिंक ऑटोज आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट एंड ओईएम्स विल डू वेरी वेल। और सेल में है सर फार्मा में बायोकॉन, 404 से 406 में बेचिए, 414 का स्टॉप लॉस। दिस इज हेडेड टू 380, 385, सो डोंट बी इन अ हरी टू कवर योर शॉर्ट्स। बायोकॉन इज लुकिंग एक्सट्रीमली वीक। ओके, तो यहाँ पर अमर राजा में करनी है खरीदारी। अभी अभी एक्साइड के भी दमदार नतीजे आए और अमर राजा भी आप खरीद सकते हैं। ये राय है वसीम साहब की। 826, 828 की रेंज में खरीदिए, 814, 814 स्टॉप लॉस है, 875, 875 का टारगेट। बायोकॉन शॉर्ट कर दीजिए, फार्मा कमजोर है। सुबह हम भी बात कर रहे थे कि देखिए वैक्सीन जिसको मिल गई, जो आगे निकल गया, पीछे वाले पीछे रह गए। तो यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी बिकवाली 404, 406 में, 414 के स्टॉप लॉस के साथ, 385 और 380 के टारगेट के लिए। ये है आपके लिए दूसरा ट्रेड, और ये आपको नजर में रखना है। तो ये
कुछ ट्रेड्स आपके सामने आते हुए। इस बीच ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। 123 करोड़ से आय बढ़कर 125 करोड़ पहुंची है, ये आपके सामने ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन। और साथ ही घाटा 22 करोड़ से बढ़कर 47 करोड़ आता हुआ दिखा। तो नतीजे अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के पहली नजर में, ये आपके लिए सामने साफ नजर आ रहा है। आइए, मानसी हमारे साथ तैयार है इवेंट्स पर पूरी डिटेल्स देने के लिए। मानसी बताइए कौन कौन से इवेंट्स पर नजर रखती है? शुक्रिया अनिल सर। गुड आफ्टरनून। वायदा बाजार की कंपनियों के नतीजे अब आना बाकी हैं। जेएमआर इंफ्रा, बाटा, इन्फोएज, एनएमडीसी, टाटा पावर, इन कंपनियों के नंबर्स पर नजर रहेगी। इसके अलावा ट्रिगर्स के लिहाज से एमएससीआई नवंबर 2020 सेमी एनुअल इंडेक्स रिव्यू पर फोकस रहेगा। एनएमडीसी नतीजों के साथ ही बायबैक पर भी एक बोर्ड बैठक कंपनी करने जा रही है। मयूर यूनिकोटर्स नतीजों के साथ शेयर बायबैक पर विचार कर सकता है, इस पर भी फोकस है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल एससीओ सम्मेलन में आज शामिल होने वाले हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। कल अगर नतीजों की बात करें, पावर ग्रिड, श्री सीमेंट और कोल इंडिया, 3 कंपनियां निफ्टी स्पेस में अपने नंबर्स पेश करेंगी। वहीं वायदा बाजार के नंबर्स की लंबी लिस्ट है। आईबी हाउसिंग फाइनेंस, औरोबिंदो फार्मा, पेट्रोनेट एलएनजी, आईजीएल, अपोलो हॉस्पिटल, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, नैल्को और भारत फोर्ज, इन कंपनियों के नंबर्स कल आते हुए दिखेंगे। ग्लैंड फार्मा आईपीओ कल बंद हो जाएगा। वहीं कोल इंडिया नतीजों के साथ अंतरिम डिविडेंड पर भी विचार करेगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस नतीजों के साथ फंड जुटाने को लेकर भी बोर्ड बैठक में सोच विचार किया जा सकता है। गुरुवार के दिन वीकली एक्सपायरी का दिन होगा। साथ ही निफ्टी स्पेस में आइशर मोटर्स, ग्रासिम के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। वायदा बाजार में पेज इंडस्ट्रीज, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एमजीएल, सन टीवी, जुबिलियंट फूड जैसे नंबर्स पर नजर रहेगी। इस दिन इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है। सितंबर के आईआईपी के आंकड़े, वहीं अक्टूबर के सीपीआई के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। आरबीआई 20,000 करोड़ के स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशंस लॉन्च करने जा रहा है। वहीं पंजाब एंड सिंध बैंक पर भी नजर रहेगी। इक्विटी के जरिए 6,000 करोड़ जुटाने पर एक बोर्ड बैठक होगी कंपनी की। और इंजीनियर्स इंडिया शेयर बायबैक पर एक बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं, तो इस पर भी फोकस रहेगा। तो ये हैं वो तमाम स्टॉक्स और खबरें जिन पर आप रखिएगा फोकस। एक्शन भरपूर वहीं पर होने की तैयारी में है। आइए बढ़ते हैं आगे। और अब बिगुल है बैक टू बैक 2, पहला विश्वेश जी के लिए, दूसरा सुमित जी के लिए। तो विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी, क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून सर जी। देखिए, हमने कल बात हुई थी मॉर्निंग शो में, तो कहा था बैंक निफ्टी 28,000 की जा रहा है और 28,000 हो गया, उसके काफी ऊपर भी चला गया। हमने शॉर्ट कॉल दिया था अपोलो में, हॉस्पिटल में, वो भी अच्छी हो गया। अब अगेंस्ट द मार्केट मुझे लग रहा है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी शॉर्ट्स की ढूंढनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे सेक्टर्स है तो वीक लग रहे हैं, फार्मा एंड आईटी। तो आईटी स्पेस से मैंने शॉर्ट ढूंढा है और मुझे लग रहा है कि आईटी में प्रॉफिट बुकिंग गहरा सकती है, तो शॉर्ट करना है माइंट्री को। माइंट्री अभी 1310 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है माइंट्री के अंदर में वेव बी का कंसोलिडेशन होकर ओवर हो गया है, जो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन था। और आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल शॉर्ट्स के साथ में बहुत ही नेगेटिव ओआई बिल्डअप हुआ, ऑलमोस्ट 10% ओआई बिल्डअप हुआ है फ्यूचर में। तो मुझे लग रहा है लार्जेस्ट शॉर्ट्स हुए हैं और माइंट्री में यहाँ से जो बिकवाली है वो गहरा सकती है। तो माइंट्री करंट लेवल पे शॉर्ट करे, 1355 का स्टॉप लॉस रखे फ्यूचर पे, 1260, 1230 और 1200, मतलब ऑलमोस्ट 110 रुपए तक के टारगेट नीचे में आपको देखने मिलेंगे। तो माइंट्री शॉर्ट करने की राय होगी करंट स्तर पे 1355 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो बड़ा शॉर्ट कॉल आ रहा है माइंट्री पर और यहाँ से भारी गिरावट का अनुमान लगा सकते हैं। ऑलरेडी स्टॉक पर आप 5% की गिरावट देखने पर और गिरावट के लिए तैयार हो रहा है। बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक तो अपडेट है, आईटी स्टॉक्स का बात चल रहा है, तो जस्ट एक रिमाइंड कराने के लिए कि सुबह टीसीएस में हमने सेल का व्यू दिया था। ओपनिंग मार्केट खुलते ही थोड़ी देर में जो सबसे पहला बिगुल बजा था वो टीसीएस का सेल कॉल का बजाया था हमने, और उसके टारगेट हिट हुए हैं। तो ये तो सिर्फ अपडेट था आईटी स्टॉक्स के टीसीएस के कॉल पे। और अब जो स्टॉक रडार पे आया है दीपांशु, वो सेल साइड का ही है। और फार्मा में यहाँ पे सन फार्मा मेरे को वीक लग रहा है। सन फार्मा 500 के नीचे आ चुका है। सन फार्मा यहां से एक गिरावट दिखा सकता है। सन फार्मा में मेरे को लग रहा है नीचे में 480 रुपए से लेके 475 रुपए तक का फॉल देखने को मिल सकता है। तो सन फार्मा के अंदर सेल का व्यू लेके काम करना चाहिए। जिन्होंने कर रखा है वो होल्ड करे। अभी यहां से सन फार्मा और गिरेगा। सन फार्मा में ऑप्शंस के जरिए ट्रेड लेने की सलाह रहेगी। 490 वाला पुट 14 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। सन फार्मा का 490 वाला पुट अभी सीएमपी पे लेने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस लगा इसके अंदर नीचे में 9 रुपए का, ऊपर में टारगेट होगा 22 रुपए से लेके
25 रुपए तक का। सन फार्मा के अंदर पिछले 3 दिनों के लो आज टूटे एक ही दिन के अंदर, और सारे फार्मा स्टॉक्स 5 से 60% नीचे है। सन फार्मा ने जस्ट गिरने का शुरुआत की है तो ये भी गिरेगा, इसके लिए इसके अंदर सेल करके चलने का सलाह रहेगा। पुट ले सकते हैं, टारगेट ऊपर में 21 से 25 तक के, और नीचे में स्टॉप लॉस 9 रुपए का, 490 का पुट। 490 का पुट सन फार्मा का, ये आपको खरीद कर चलना है। आइए चलते हैं कुशल के पास खबरों वाले शेयर्स जाने के लिए। कुशल बताइए, आज तो मार्केट खुलने के बाद कई सारे नतीजे आए हैं, कौन से हैं ये खबरों वाले शेयर्स? बिल्कुल दीपांशु, आप निफ्टी में देखिए हिंडाल्को के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। हर पैमाने पर नंबर्स बेहतर साइड पर देखने को मिले हैं। इनका अगर आप कामकाजी मुनाफा देखें तो 3631 करोड़ से बढ़कर 4750 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। हमारा जो अनुमान था 3240 करोड़ का था। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स 15% पर अब जा पहुंची, हमारा अनुमान 10.5% का था। तो दोनों ही फ्रंट पे बेहतरीन नंबर्स जो है आपको देखने को मिले हैं। कंपनी का ओवरऑल मुनाफा जो है 387 करोड़ पर आता हुआ नजर आया है। हमारा जो अनुमान था वो 712 करोड़ का था। तो यहाँ पे थोड़ी सी निराशा रही है, बट ओवरऑल नंबर्स जो हैं बेहतर साइड पर हैं। साथ ही M&M के नंबर्स देखें तो यहां पर भी ऑपरेशनली काफी बेहतरीन नंबर्स आते हुए दिखे हैं। आप 14.1% से बढ़कर मार्जिन 17.7% कंपनी ने घोषित किया। हमारा अनुमान 14.3% का था। और साथ ही अगर आप मुनाफा देखेंगे तो वहां पर 88% का फॉल आता हुआ नजर आया है, क्योंकि दरअसल 1150 करोड़ का इन्होंने एक मुश्त घाटा बुक किया है। इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी, उसकी इंपेयरमेंट प्रोविजनिंग की है इतने अमाउंट की। साथ ही मदरसन सुमी, यहां पर नंबर्स जो हैं सभी फ्रंट्स पर बेहतरीन रहे हैं, पर आय जो है वो थोड़ी सी हल्की सी कम आती हुई दिखी है। 14,957 करोड़ की आय कंपनी ने घोषित किया। हमारा जो अनुमान था वो 16,200 करोड़ का था। वहीं मुनाफा अगर आप देखेंगे तो वो करीब 12% की गिरावट के साथ 338 करोड़ पर आता हुआ नजर आया है। हमारा अनुमान 300 करोड़ का था और कंपनी की मार्जिन 9.3%, एक्सपेक्टेशन 7.9% की थी। साथ ही एक्साइड के नंबर्स बेहतरीन हर फ्रंट पर आते हुए नजर आए हैं। इनका मार्जिन्स 14.2% पर आया है, हमारा अनुमान 12.8% का था। और कंपनी का मुनाफा 230 करोड़ पर आया है, हमारा एक्सपेक्टेशंस 190 करोड़ का था। तो यहां पर हर फ्रंट पे एक्साइड ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके अलावा कैश स्पेस से गॉडफ्रे फिलिप्स के नंबर्स मिले जुले मैं कहूंगा, क्योंकि मुनाफा जो है करीब 9% गिरकर 103 करोड़ पर आया है, पर कंपनी की मार्जिन्स में 2% का इजाफा देखने को मिला है 22% पर। अल्काइल अमीन्स नंबर्स बेहतरीन रहे हैं। मार्जिन्स अगर आप देखें तो 24.7% से बढ़कर 32.6% पर रही हैं। साथ ही कंपनी के मुनाफे में भी 21% का उछाल के साथ 65 करोड़ पर इनका मुनाफा आया है। टीटीके प्रेस्टीज स्लाइटली वीकर साइड पर नंबर्स दिख रहे हैं, क्योंकि मुनाफा जो है करीब 17.5% घटकर 66 करोड़ पर है और कंपनी की मार्जिन्स 14.3% पर ऑलमोस्ट स्टेबल रही है। और अंत में एक ब्लॉक डील है मेरे पास जिसमें फेडरल बैंक शामिल है। 27 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं, 56 रुपए 85 पैसे पर भाव पर। ओके, तो ढेर सारे खबरों वाले स्टॉक्स हैं जहां पर आप एक्शन आते हुए देख रहे हैं। थोड़ा बाजार में भी एक्शन है, ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आई है जो कि एक्सपेक्टेड भी था। 12,550 पर निफ्टी आया है, तकरीबन 90 अंक फिसला है ऊपरी स्तरों से। और बैंक निफ्टी भी देखे तो तकरीबन 400 अंकों की गिरावट आई है फिलहाल थोड़ी देर में ऊपरी स्तरों से बैंक निफ्टी पर ये एक्सपेक्टेड था। जिस तरह से बाजार में एक बढ़िया एक्शन होते हुए दिख रहा था, थोड़ा ऊपरी स्तरों से आप गिरावट आते हुए देख रहे हैं। पर कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन जबरदस्त होते हुए दिख रहा है, उन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं एक बार। अनिल जी, थोड़ी गिरावट आई है ऊपरी स्तरों से, कोई खास वजह है सर, या सिर्फ मुनाफा वसूली है जिसकी वजह से थोड़ा ऊपरी स्तरों से फिसले हैं? दी परफेक्ट मुनाफा वसूली है, कोई वजह नहीं। और एग्जैक्टली आप देखिए यही डाउ में कल भी हुआ। आप देखिए डाउ 1600 पॉइंट ऊपर था और आखिरी 1-1.5 घंटे में ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आई डाउ में, और वहां से उन्होंने लगभग आधी बढ़त के साथ समाप्ति की। हमारे यहाँ 1200 पॉइंट के आसपास की तेजी आपने निफ्टी में देखी है और लगभग यहाँ पर थोड़ा नीचे आया। इसमें डरने घबराने वाली बात नहीं है, आपको सही वक्त पर एंट्री और एग्जिट करना जरूरी है। इसीलिए सुबह भी आज जब हम कॉल दे रहे थे और मैं आपको बार बार ये कह रहा था कि ऊपरी स्तरों पर नहीं लेना है, नीचे के स्तर पर खरीदने का जहां मौका बनेगा वहां हम बताएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं आपको, थोड़ी देर में शायद बैंक निफ्टी आपको फिर से खरीदने का मौका देगा नीचे में। अगर सही रेंज में और सही लेवल पर आए तो ही ट्रेड करना है, अदरवाइज नहीं करना है। और इसलिए इस शो की शुरुआत में हमने कहा 12,800 सारे के सारे टारगेट हो गए पूरे, अब प्रॉफिट बुक करिए।
देखिए आप मिनटों में ही मुश्किल से 20 मिनट लगे होंगे, बाजार लगभग 400 पॉइंट निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर निकल गया और निफ्टी पर लगभग 50-75 पॉइंट नीचे आ गया। तो ये वॉलेटिलिटी अब इन लेवल्स पर रहेगी। दोनों ही तरह के लोग हैं, कुछ इन्वेस्टर्स होंगे जो प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, ट्रेडर्स मोमेंटम के साथ अभी भी खरीदने की कोशिश करेंगे। तो आपको इस उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना है। मुझे अगर आप 5 मिनट देंगे तो मैं डेटा रेडी कर रहा हूं और शायद मैं डेटा आपको तुरंत ही पढ़कर बता दूं, आज जल्दी बता दूं, 2:30 बजे तक का आपको इंतजार ना करना पड़े, क्योंकि जिस तरह से वॉलेटिलिटी हो रही है, आई एम श्योर कि लोग डेटा ज्यादा देखना, सुनना, समझना चाहते हैं। तो बस मुझे 5 मिनट दें दीप, तब तक आप नतीजे और स्टॉक्स पर फोकस कर लें। मैं 5 मिनट में आपके सामने डेटा रखने जा रहा हूं। बिल्कुल अनिल जी, तो डेटा का इंतजार करते हैं, पर तब तक वागले साहब के पास मैं LIC हाउसिंग फाइनेंस के साथ जाने वाला था। वागले साहब, थोड़ा LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी हमने देखा है ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आई है, बट शानदार मूव हमने स्टॉक पर देखा है पिछले कुछ दिनों में। क्या इस डिप पर फिर से खरीदारी का मौका बनता है LIC हाउसिंग फाइनेंस? दीपांशु, मेरा भी मानना यही है कि ये मार्केट में जो हम देख रहे हैं करेक्शन है और यहाँ पे डरने की बात नहीं है, इनफैक्ट बाय करना चाहिए अगर आपका पोजिशनल व्यू है। तो 316 LIC हाउसिंग का करंट भाव है, 322 का आज हाई मारा है। यहाँ पर या थोड़ा सा नीचे 312 313 ये लेवल पे खरीद के चलना चाहिए। 308 के स्टॉप लॉस से मैं समझता हूँ ये 330 तक जाना चाहिए 1 से 2 दिन। ओके, तो ये है आपके लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस, इस पर नजर रखिए। विश्वेश जी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जरा इस पर नजर डालिए। जबरदस्त एक्शन है, 650 से 850 की एक वन वे मूव है और आज भी तेजी दिखा रहा है, अभी भी फ्रेश खरीदारी के संकेत आ रहे हैं। क्या यहां पर अभी भी ट्रेड बनता है श्रीराम? देखिए दीपांशु, हमने श्रीराम ट्रांसपोर्ट 780 में इनिशिएट किया था। इनफैक्ट हमारे 900 के टारगेट थे, अभी तक अचीव नहीं हुए। इनफैक्ट फ्रॉम दैट लेवल ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ अप है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे दीपांशु की स्टॉक का इमीडिएट हर्डल 900 ही है और 900 के ऊपर 920। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से मेंटेन करना चाहिए। अब यहाँ से 940 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से अगर आप पोजीशन लॉन्ग हो तो आप होल्ड कर सकते हो। फ्रेश पोजीशन एंटर करने की सलाह ये लेवल पे नहीं होगी, इनफैक्ट वेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन को 840 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें, फ्रेश पोजीशन इनिशिएट ना करें। ओके, एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करिए, फ्रेश पोजीशन के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कावेरी सीड, कुणाल जी जरा चार्ट पुल अप करिए, जानते हैं इस पर। कावेरी सीड कंसो आई 118 करोड़ से बढ़कर 134 करोड़ की आई है। अच्छा वहां पर मूवमेंट दिख रहा है और मुनाफे में भी हल्की सी बढ़त आती हुई दिखी है कंपनी की। मुनाफा थोड़ी सी बढ़त दिखा रहा है। सेंचुरी प्लाई के भी नतीजे आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। सेंचुरी प्लाई में आय में 13% की गिरावट आई है, एबिटा में 6% की गिरावट आती हुई दिखी है। मार्जिन्स में 1% का एक्सपेंशन रहा है, मुनाफा एकदम फ्लैट रहा है। ये है आपके लिए सेंचुरी प्लाई। और कावेरी सीड, यहाँ पर भी नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर मुनाफा 13.5 करोड़ से बढ़कर लगभग 23.5 करोड़ आया। तो मुनाफे में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। जहाँ तक कावेरी सीड का सवाल है, ऑलमोस्ट 80% मुनाफे में बढ़त आई है और आय में भी अच्छी बढ़त है। कुणाल जी, कावेरी सीड की चार्ट क्या बता रही है सर? देखिए, एक दायरे का कारोबार है दीपांशु, बिल्कुल रेजिस्टेंस के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस जो है वो 533 रुपए पर है, 530-31 का भाव है। 533 जैसे ही पार होगा, इसमें 550 तक का एक मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। तो मेरी राय में कावेरी सीड ठीक ठाक चार्ट है। 533 के ऊपर डेफिनेटली बाय करें, अभी अभी निकल रहा है, और 545-550 का टारगेट होगा। ओके, 545-550 का टारगेट रहेगा। कावेरी सीड पर आपको रखनी है नजर। मूवमेंट अच्छा आते हुए दिख रहा है उस स्टॉक पर। विजय चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चोपड़ा साहब, बढ़िया मूव आ रही है मार्केट में। दिग्गज बैंक जैसे कि HDFC बैंक हो या कोटक बैंक हो, वहां पर तो लाइफ हाइज पर है। सेकेंड रंग बैंक्स पर भी बढ़िया पार्टिसिपेशन आ रहा है। क्या अब बैंक्स अपनी फेयर वैल्यू की तरफ आ गए क्योंकि अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहे थे, या फिर यहां से थोड़ी और मूवमेंट देखते हैं जहां तक बैंक्स का सवाल है? मुझे लगता है कि बैंक अभी भी अच्छा जो बाकी है। आप ICICI का मूव देखें, इंडसइंड बैंक का मूव देखें, तो बहुत ही अच्छी तेजी हमने देखी है अभी हाल फिलहाल में। और मुझे लगता है ICICI जैसा स्टॉक 500 के ऊपर भी आपको ट्रेड करता दिखेगा, और यहाँ से भी मुझे लगता है थोड़ी बहुत तेजी दिखेगी। अब जो बारी आएगी वो आएगी जो क्वालिटी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, वहाँ पर मुझे लगता है अच्छी तेजी बननी चाहिए। तो स्टॉक्स लाइक SBI खास करके और बैंक ऑफ बड़ौदा
कैनरा बैंक, इनमें तेजी देखने को मिलेगी। जो अच्छी क्वालिटी एनबीएफसीज हैं, जैसे एचडीएफसी लिमिटेड है, अभी हम श्रीराम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, तो ऐसे स्टॉक्स भी अच्छा करेंगे जिनका एसेट क्वालिटी अच्छा है, जहां पर एनपीएस कम है, मुझे लगता है वो अच्छा करेंगे। स्टॉक्स लाइक पीरामल एंटरप्राइजेस, पीईएल, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे। स्पेकुलेशन के लिए नहीं, कैश स्टॉक, कैश में अगर कोई बाय करके रखता है पीईएल, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में भी एक अच्छी तेजी बननी चाहिए। तो फाइनेंशियल्स कहीं ना कहीं लैगार्ड्स थे और लोगों को शक था कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा कोविड का, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये श्रग ऑफ हो गई हैं सारे के सारे जो डर थे, इनहिबिशंस थे इस पूरे सेक्टर में, और अब तेजी देखने को मिल रही है। तो सिलेक्टिव रहें, ये मैं जरूर कहूँगा, बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड ना जाएं। हर फाइनेंशियल स्टॉक अच्छा नहीं है, कंपनी के फाइनेंशियल्स जरूर चेक करें, उनका एनपीए जरूर चेक करें, खास करके कि एनपीएस कैसे चल रहे हैं, उनकी बुक का जो हेल्थ है वो कैसा है। अगर हेल्दी बुक है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिख रही है, जैसे एचडीएफसी हमने देखा, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों ही सबसे तेजी से वापस आने वाले स्टॉक। तो रीजन इसका ये है कि इनका जो एसेट क्वालिटी था, चाहे कोविड हो, चाहे ऐसी महामारी मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं देखी एचडीएफसी के लिस्टिंग के बाद, तो हम बिल्कुल नहीं देखी, मगर ये स्टॉक सबसे पहले वापस आए और न्यू हाइज लगाए। तो एसेट क्वालिटी जहां पर अच्छी है वहां पर रहें। मुझे लगता है फाइनेंशियल्स में यहां से तेजी बनेगी। क्वालिटी एनबीएफसीज हैं, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसी हैं, कैनफिन होम हैं, इनमें अच्छी तेजी बननी चाहिए। पीईएल मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया, यहाँ पर अच्छी तेजी बननी चाहिए। बाकी सेलेक्टिव बैंक्स में रहें, और पब्लिक सेक्टर में सिर्फ टॉप रैंक बैंक्स में कहूँगा वहाँ पर रहें, क्योंकि एसेट क्वालिटी जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड बैंक्स हैं वहाँ पर बिल्कुल भी हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। एसेट क्वालिटी वहाँ पर मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो पंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। और टॉप बैंक्स के साथ रहें, जैसे मैंने बोला एसबीआई, कैनरा, बीओबी के साथ, तो यहाँ पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा मुनाफा मिलने का अंदेशा है। ओके, तो बढ़िया पीएसयू बैंक्स और बढ़िया एनबीएफसीज के साथ रहने की सलाह है। पर आइए बिगुल अनिल जी के लिए स्ट्रैटेजी का। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज तो ठीक ठाक लग रही हैं। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं, बट फिलहाल 50 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़ी देर पहले ½ % की तेजी दिखा रहे थे, अब ½% नीचे हैं नैस्डैक के फ्यूचर्स। यूरोप की शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, उसके बाद हल्की सी मुनाफा वसूली वहां पर भी आई है सर। जर्मनी ½% नीचे है, यूके और फ्रांस अभी भी ½% ऊपर है, यहां पर भी हमने कल 5 से 7% की तेजी देखी थी सर। और एशिया, यहां पर ज्यादातर बाजार पॉजिटिव ही क्लोज दिया। हैंगसेंग 1% ऊपर था, जापान ½% ऊपर रहा, पर चाइना में थोड़ी सी गिरावट के साथ बाजार बंद हुए। तो मिले जुले क्यूज हैं ग्लोबली सर, बट ज्यादा परेशानी नहीं दिख रही है वहां पर। बताइए क्या करना चाहिए। दीप, परेशानी है भी नहीं, और देखिए ये थोड़ा उतार चढ़ाव तो रहेगा, चाहे अमेरिका हो चाहे हमारे यहाँ हो। अब इन लेवल्स पर आप वन साइडेड मार्केट की उम्मीद करते हैं तो गलत है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर दोनों तरफ के व्यूज बहुत स्ट्रांग है। जहाँ एक और लिक्विडिटी मजबूत है, ट्रेडर्स मोमेंटम के साथ मजबूती के साथ भाग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो अब धीमे धीमे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। स्मार्ट मनी ऐसी है जो अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुक करके हल्के करेक्शन का इंतजार कर रही है। अब कौन सही पड़ेगा वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह की तेजी हुई है उसको देखते हुए अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वो अच्छी है, बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। और हर रोज न तो आप बाजार को इस तरह से 500-700 पॉइंट बैंक निफ्टी पर और 150-100 पॉइंट निफ्टी पर चढ़ते हुए देख सकते हैं। स्पीड धीमी पड़ेगी, वॉलेटिलिटी होगी, और 4-5 हज़ार करोड़ की खरीदारी हर रोज एफआईज की भी नहीं आने वाली। ये सारी चीजें होंगी, इसलिए आपको रियलिस्टिक होना ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक रहें, बहुत बढ़िया बात है, होना ही चाहिए। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं है तो स्टॉक मार्केट में आपको होना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट आप इन्वेस्टर ही नहीं बन सकते हैं। किसी भी चीज में आप इन्वेस्ट तब करते हैं जब आप उम्मीद करें कि इससे रिटर्न मिलेगा, या तो प्राइस बढ़ेगी या किसी और तरह का इंटरेस्ट या रिटर्न आएगा, तभी तो आप पैसा लगाते हैं। अगर ऑप्टिमिस्टिक ही नहीं है तो पैसा लगाएं क्यों, फिर तो कैश में ही रहिए। तो कुल मिलाकर पॉइंट ये है कि यहां से आपको वॉलेटिलिटी को ट्रेड करना सीखना पड़ेगा, और वॉलेटिलिटी को ट्रेड करने का एक ही तरीका है, आप अपने लेवल से खरीदारी करें। अगर आप दोनों तरफ ट्रेड करना जानते हैं, स्मार्ट हैं, स्किल्ड है, टीवी ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठते हैं, तब तो ठीक, नहीं तो फिर आप गिरावट का इंतजार करें, अच्छे लेवल से एंट्री करें। एफआईज की लॉन्ग 70% है, पुट कॉल रेशियो 177 है, बाजार अच्छे खासे 7 दिनों से मजबूती दिखा चुके हैं। तो ऐसे में इंट्राडे में जो करेक्शन मिले उसका फायदा उठाएं। अब वो फायदा कैसे उठाना है वो मैं आपको बता देता हूं। आज सुबह आपको 12,475 12,500 में खरीदारी की राय दी थी, वो एकदम सटीक सही हुई। अब आपको जो फ्रेश खरीदारी करनी है
वो वापस से 12,500 के आसपास निफ्टी आता है तब एंट्री करनी है। 12,500 12,475 यही रेंज होगी जहां पर आपको खरीदारी करनी है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 12,450 का, तो वहां पर पहले आए तो खरीदारी कीजिए, और 12,675 12,700 पहले आए तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कीजिए या बिकवाली कीजिए। अभी 12,575 पर इंतजार कीजिए, देखते हैं क्लोजिंग कहाँ होती है। अगर क्लोजिंग बहुत ही दमदार होकर अच्छी दे रहा है, कल के लिए अच्छे संकेत हैं, तो हम ऊपर में कल के लिए खरीद के जाएंगे, और नहीं तो हम 12,400 की रेंज में खरीदेंगे, वहां पर इंतजार करेंगे, वहां से खरीदारी शुरू करेंगे। पॉइंट नंबर 1 ये हो गई आपकी बात निफ्टी की। और OME में क्यों कह रहा हूं वो डेटा के साथ बता दूं माफ कीजिएगा। 12,500 निफ्टी नहीं तोड़ेगा आज, ये इत्मीनान आप रखिए और कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि 12,500 के पुट पर आज 29 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना है, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पर है 34 लाख शेयरों का। ये सबसे बढ़िया संकेत है कि 12,500 पर आपके 34 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़ चुके हैं, तो ये इमीडिएटली सपोर्ट का काम करेगा। 12,600 पार करके टिकेंगे तो ही फ्रेश तेजी बनेगी, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं 12,600 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ये 29 लाख शेयरों का है, तो 34 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 12,500 के पुट पर, 29 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 12,600 के कॉल पर, तो ये आपके लिए 100 पॉइंट की रेंज होगी। इस 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी वक्त बिताएगा, तो आप 12,600 625 के आसपास हल्की प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, 12,500 525 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। ये आपके लिए निफ्टी के डेटा हो गए। अब आइए बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी के डेटा एकदम क्रिस्टल क्लियर है, 27,000 28,000 ये बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज है। 27,000 पर 11 लाख शेयर हैं पुट में, 28,000 पर 11 लाख शेयर हैं कॉल्स में, तो ये आपके लिए माफ कीजिएगा 28,000 और 29,000, सॉरी 28,000 और 29,000 बैंक निफ्टी की क्लियर कट रेंज है। 28,000 के पुट पर 11 लाख शेयर है, 29,000 के कॉल पर 11 लाख शेयर है, तो इसी रेंज में ये ट्रेड करेगा। ऐसे में अब आपको क्या करना है, जब 28,375 पर बैंक निफ्टी है, आपको 28,050 28,150 की रेंज में आते ही बैंक निफ्टी लपक लेना है, वहां पर खरीदना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 28,000 का होगा, 28,050 28,150 नोट कर लीजिए, इस रेंज में आपको खरीदना है, और वहां से आपके लिए एकदम खरीदारी का मौका बनेगा। अगर वो ना करें तो फिर आप 28,800 29,000 की रेंज में आने दें, वहां पर प्रॉफिट बुक करें, और वहां शॉर्ट करना तो शॉर्ट भी करें। 28,400 के आसपास इंतजार करें, देखिए ये किस तरफ जाता है, आराम से लेवल का इंतजार कीजिए। बीच के लेवल पे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं मैं आप लोगों को, बीच के लेवल पर ट्रेड लेने की हड़बड़ी ना करें, आने दें लेवल को, लेवल के आसपास आने दें, फिर आपको काउंटर ट्रेड लेना होगा, फिर प्रॉफिट बनेगा। इसलिए हड़बड़ी करके बिल्कुल भी कहीं भी किसी भी लेवल पर ट्रेड मत लीजिएगा, ये ध्यान में रखिए जरूर। जी जी दीप। बिल्कुल, तो थोड़ा इंतजार करें गिरावट का, आपको आ रहे हैं अच्छे लेवल्स पर, फिर से खरीदारी करिए। अभी तक हमने देखा है बाय ऑन डिप्स का रुझान परफेक्ट रहा है इस बाजार के लिए, और उससे अच्छे मुनाफे भी आपको आते हुए दिखे, और एग्जैक्टली आज भी वैसा ही हुआ है। अनिल जी दीप एक चीज और कहना चाहता हूँ जी जी दीप एक चीज और कहना चाहता हूँ, आपके पास दो तरीके हैं इंतजार करने के। एक तरीका तो ये आप किसी भी प्राइस पे एंट्री करके फिर इंतजार करें कि नीचे आने के बाद वापस मेरी प्राइस आएगी, मुझे एग्जिट मिलेगा। और दूसरा तरीका है इंतजार करने का कि अपनी प्राइस और अपना लेवल आने का। अब आपको कौन सा वाला इंतजार ज्यादा ठीक लगता है वो देखिए, कि अगर आपको लगता है कि मेरे प्राइस के लेवल के आसपास आ जाए फिर मैं खरीदूं या बेचूं, वो इंतजार ठीक है और जो सही है तो ठीक, या आप किसी भी प्राइस में खरीदेंगे तब भी आप एक बार प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि तेजी का मार्केट है, आपकी एंट्री गलत भी होगी तो भी आप इंतजार करें तो आ सकते हैं, लेकिन फिर आपके लिए प्रॉफिट बनाना मुश्किल होगा। फिर वापस से प्राइस जहां आई वहां पर आप एग्जिट करने के बारे में सोचेंगे, तो ये जरूर ध्यान में रखिए। तो ये लेवल रेंज मैंने दे दी, 12,500 12,600 निफ्टी, 28,000 29,000 बैंक निफ्टी, इस रेंज को आपको ट्रेड करना है। देखते हैं पहले किधर पहुंचना है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो रेंज को रिस्पेक्ट करके देखते हैं किस तरफ मूवमेंट आपको आते हुए दिखता है। बट बड़े बड़े ब्रेकआउट्स अभी भी आ रहे हैं, थोड़ा सेक्टोरल चर्न भी आपको बाजार में आते हुए दिख रहा है फिलहाल। और यूनाइटेड ब्रूरीज यहाँ पर नजर रखिए, कल सुबह जब से मैनेजमेंट हमारे साथ न्यूज पर व्यूज पर आई है तब से आप स्टॉक में नई जान देख रहे हैं। कल सेकंड हाफ में जबरदस्त तेजी रही, अब देखिए फ्रेश और मूव आ रहा है। 8.5% की तेजी आपको यूनाइटेड ब्रूरीज में दिख रही है। कल और आज का मूवमेंट देखें तो 10% से ज्यादा का उछाल ये स्टॉक आपको दिखा चुका है इस समय। बंसल जी, कोई फ्रेश लेवल्स, सुबह भी आपसे इस पर चर्चा करी थी, डेज हाई पर है यूनाइटेड ब्रूरीज, कोई रिवाइज लेवल इस स्टॉक के लिए? देखिए दीपांशु, बेहतरीन रिवर्सल है इसके अंदर, और कल भी दीपांशु जब पूछा था तभी मैंने बोला था खरीदना चाहिए, और सुबह भी बोला था मैंने यहाँ पे बाय करना चाहिए, और मैंने 1075 के लेवल्स दिए थे।
तो उनसे थोड़ा सा दूर है। तो जिन्होंने दीपांशु ले रखा है वो होल्ड करें। अब इन स्तरों पे फ्रेश खरीदारी की राय नहीं दूंगा, बट जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है यहाँ पर जो है ऊपर में 1100 के लेवल्स, 1100, 1103 के लेवल्स यूबीएल में देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने कल और आज सुबह लिया है वो होल्ड करें, और जिन्होंने नहीं लिया है वो हमारे चार्ट कॉर्नर के बिग गोल की वेट करें। दीपांशु, गुजारिश है, एक बेहतरीन इंडेक्स का काउंटर है, उसके अंदर एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए एक चार्ट कॉर्नर के बिग गोल की गुजारिश है। बिल्कुल बिगुल, राकेश जी कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। दीपांशु, ये ओवरवेट खरीदारी की राय है, और खरीदारी की राय है आईटीसी के अंदर, और काफी समय बाद मैं और कुणाल जी आईटीसी पे खरीदारी की राय दे रहे हैं। टेक्निकली बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल आईटीसी में काफी समय बाद देखने को मिल रहा है, और चार्ट देख के क्लियर सिग्नल है कि वर्स्ट ओवर है और ये स्टॉक भी चलेगा। और जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है यहाँ पर 190, 195 के लेवल्स देखने को मिलेंगे आईटीसी में। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, बहुत मुद्दत बाद हम आईटीसी पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, और देखिए यहां पर जो लोग चार्ट्स देखते हैं वो देख पाएंगे कि एकदम साफ आरएसआई डाइवर्जेंस चार्ट पर विकसित होते हुए दिखाई पड़ रही है, और आज के ट्रेड में एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। ये काफी बड़ा एक वाटरशेड मोमेंट है स्टॉक की हिस्ट्री में। बाय करके चले आईटीसी को 175 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रख ले 175 के आसपास। पहला टारगेट 185 रुपए का, दूसरा टारगेट 190 रुपए का, 190 के टारगेट के लिए आईटीसी में खरीदारी कराए। आईटीसी में करें खरीदारी। निफ्टी को बचाने के लिए अब आईटीसी, एलएनटी जैसे शेयरों का डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आईटी फार्मा खराब होता है तो भी तो चिंता बिल्कुल ना करें, कोई न कोई कुछ न कुछ आएगा ही बचाने के लिए, और कोई नहीं आया बचाने के लिए तो सेठी साहब जरूर आएंगे। हर रोज लगातार बाजार खराब हो या अच्छा, उनकी पिक्स कुछ न कुछ ऐसी निकलती है जो कमाल करके दिखाती है। मंदी के बाजार में भी 11,500, 11,600, 11,700 हर एक लेवल पर दम लगाकर एक एक करके उन्होंने खरीदारी करने की राय दी। अब तक तो एक भी शॉर्ट कॉल सेठी साहब ने दिया नहीं है, तो जाहिर सी बात है आज भी आपको मिलेंगे बेहतरीन बाय कॉल्स, और उम्मीद करता हूं एक नहीं अनेक। आइए बिगुल के साथ करते हैं स्वागत। स्वागत है सेठी साहब आपका। आपके वायदा कारोबार के कॉल्स दमदार, जोरदार, शानदार रहते हैं, एक के बाद एक कमाल करते हुए दिख रहे हैं, और साथ ही आपके कैश के स्टॉक्स भी बहुत जबरदस्त आपके साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। बताइए आज क्या इरादा है, एक या दो? अनिल जी गुड आफ्टरनून। दो कॉल्स है, दोनों खरीदारी करने की सलाह है। एक कैश मार्केट का स्टॉक और एक F&O का स्टॉक। ओके, बताएं सर, पहले कौन सा बताएंगे? पहले कैश मार्केट का स्टॉक बोलना चाहूंगा। अनिल जी देखिए, एक कैश मार्केट का जो स्टॉक मैं रेकमेंड करने जा रहा हूँ उसके पहले एक बात बोलना चाहूंगा। एक स्टॉक LIC हाउसिंग फाइनेंस को मैंने थर्सडे के दिन रेकमेंड करा था, 305 के प्राइस थे। मेरा टारगेट था 320 रुपए का, और इसके कल नतीजे आने वाले हैं, और आज ये स्टॉक ऑलरेडी 322 रुपए के हाई टच कर चुका है, तो टारगेट तो अचीव हो गए। बट इसी टच पे, इसी स्पेस की एक दूसरी कंपनी जो कि कैश मार्केट में ही ट्रेड होती है और बहुत अच्छी कंपनी है, स्टॉक का नाम है GIC हाउसिंग फाइनेंस। ये स्टॉक अभी 104 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, इसके भी कल नतीजे आने वाले हैं। मुझे लगता है जिस तरीके से हमने रियल एस्टेट कंपनीज के नतीजे देखे या अपडेट्स देखे उनके, प्लस जैसे एक लो इंटरेस्ट रेट का माहौल चल रहा है, फिर कई सरकारों ने हाल ही में स्टैम्प ड्यूटी कम करी है, 31 दिसंबर तक स्टैम्प ड्यूटी कम है। मुझे लगता है इन सबका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है इन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के नतीजों में देखने को मिलेगा। GIC हाउसिंग फाइनेंस को वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो अपने पीयर्स के कंपैरिजन में काफी सस्ते लेवल्स पे ट्रेड करती है। प्राइस टू बुक वैल्यू है सिर्फ 0.45 का, और ये ज्यादातर अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट, स्मॉल टिकट साइज के लोन देती है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं। आप अगर नॉर्मल ईयर तक देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 13-14% का रहा है, और एक अच्छी ग्रोथ से कंपनी ग्रो कर रही है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे 104 के लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म में इसमें 115 का टारगेट है। स्टॉप लॉस रहेगा 99 रुपए का।
तो ये है पहला स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। जीआईसी हाउसिंग, और आपने देखा होगा एचडीएफसी लिमिटेड के दमदार नतीजे आए, एलआईसी हाउसिंग के दमदार नतीजे आए, और अब जीआईसी हाउसिंग के नतीजे कल आने वाले हैं। नतीजों में रिसर्च के करके और बाकी ग्रुप सेक्टर की कंपनियों के नतीजों का अनुमान लगाकर सेठी साहब आपको बताते हैं। एक साइड भी सेठी साहब बता रहे थे कि दमदार नतीजे आने चाहिए अमरा राजा बैटरीज के बाद, और आप देखिए आज किस तरह की बेहतरीन प्रदर्शन एक साइड की तरफ से भी नतीजों में होती हुई दिखी है। तो नतीजों से पहले ही आपको ट्रेड करना है और इसमें एक्शन पहले ही बनता हुआ दिखेगा। तो ऐसे में जीआईसी हाउसिंग 99 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ करनी है आपको खरीदारी। ये है राय सेठी साहब की यहां पर तेजी करने के लिए। सेठी साहब, ये तो हो गया पहला स्टॉक, लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट आपके एफएनओ स्टॉक्स में रहता है ट्रेडर्स का, क्योंकि वो लगाते हैं तेज दौड़। एलआईसी हाउसिंग अभी आपने बताया है कि किस तरह से तेजी से भागा है। रिलायंस आपका 2075-2080 पर ट्रेड कर रहा है, जो आपने 1850-1875 में खरीदारी करने की राय दी थी। देखिए 200-250 रुपए वो स्टॉक मजबूत है। बताइए सर क्या करना है, दूसरा कौन सा स्टॉक है? जी थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग मी फॉर रिलायंस, और उस दिन आपका भी ये कॉल था। और वैसे हाल ही में दिए गए एफएनओ स्पेस के स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं। जैसे आपको याद हो तो अपोलो टायर भी नतीजे के पहले मैंने 143 के लेवल पर रिकमेंड करा था, आज 165 का लेवल है अपोलो टायर्स का। कल का एसबीआई लाइफ भी आज 15-20 रुपए ऊपर है, 805 के लेवल पर रिकमेंड करा था, आज 825 के हाई टच करे हैं। वैसे आज जो एफएनओ स्टॉक्स का स्टॉक है वो है एक पीएसयू स्टॉक कंटेनर कॉर्पोरेशन। इसके हाल ही में नतीजे आए थे, नतीजे बेहद ही शानदार थे, बट उसके बाद हमने स्टॉक में एक अच्छी खासी गिरावट देखी, जो कि इनका जो लैंड लीज वाला जो मामला है रेलवे के साथ, उसके कारण से स्टॉक में गिरावट आई है। बट मुझे लगता है जिस तरीके से सरकार का एक बिल्कुल फोकस है कि कॉनकोर का स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट करना है, मुझे लगता है ये जो गिरावट है एक बहुत ही अच्छा मौका है इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का। 384-85 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, और ये जो लैंड लीज का इशू जब कभी रिजोल्व होगा स्टॉक में बिल्कुल बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो आई एम प्रीटी बुलिश ऑन दिस स्टॉक, और बहुत ही शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 400 के लेवल इसमें आ सकते हैं। खरीदारी करने की सलाह है, 375 का स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल, और यहाँ पर 400 रुपए के लेवल्स जल्दी आ सकते हैं। उसकी दो बड़ी वजह, एक तो ये जो रिजल्ट्स आए थे वो तो बहुत ही दमदार थे, लेकिन अब सरकार डाइवेस्टमेंट पर कमर कस रही है और बाजार की मजबूती का फायदा उठाकर फास्ट ट्रैक पर ला रही है। आपने सुबह देखा किस तरह से हमने शिपिंग कॉर्पोरेशन की भी बात की कि वहां पर भी सरकार डाइवेस्टमेंट करने के लिए नॉन कोर और कोर एसेट्स को अलग कर रही है। यानी कि डाइवेस्टमेंट जहां जहां जिस वजह से अटक रहा है उसे क्लियर किया जाए, और लैंड लाइसेंसिंग पॉलिसी की वजह से कॉनकोर का जो डाइवेस्टमेंट अटक रहा है उसे भी सरकार क्लियर करने की तैयारी में है, और वो भी आपको बहुत जल्दी होता हुआ दिखेगा। और उसके बाद कॉनकोर में आपको ये भाव और ये लेवल्स नहीं दिखेंगे। तो सेठी साहब जो कह रहे हैं एकदम परफेक्ट और एकदम सही है। कॉनकोर भी तेज दौड़ लगाने को तैयार है, यहां से बड़े एक्शन के लिए तैयार है। तो सेठी साहब के का सपोर्ट करने के लिए नहीं चार्ट्स का सपोर्ट करने के लिए एक बार जरा सुमित जी से राय ली जाए। सुमित जी, कॉनकोर के चार्ट्स देखिए, क्या यहां से मजबूती बन सकती है? अनिल जी, बन रही है मजबूती। सेठी साहब ने बोलना जब स्टार्ट किया तब से और मजबूती आई है, और स्टॉक के अंदर एक बाउंस जरूर देखने को मिल सकता है। लास्ट 2 दिनों में स्टॉक ने ऊपरी लेवल से दबाव दिखा था, लेकिन अभी यहां से बाउंस के संकेत जरूर देखने को मिल रहे हैं। तो उनका शॉर्ट टर्म के लिहाज से, ट्रेडिंग के लिहाज से 400 का टारगेट और जो उन्होंने 375 का स्टॉप लॉस दिया है वो परफेक्ट है। मेरे को लग रहा है कि फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ टेक्निकल लेवल्स को भी बहुत ज्यादा क्लोजली वॉच कर रहे हैं, तो इनके लेवल्स एकदम परफेक्ट है। ट्रेडर्स नतीजों के साथ लैंड लाइसेंसिंग पॉलिसी का रिजोल्व होगा, उसके दम पर खरीदारी करके बैठे थे। अच्छे नतीजों के बावजूद स्टॉक गिरा, अब एकदम सही लेवल पर आया है जहां से आप एंट्री कर सकते हैं। ये राय है सेठी साहब की। शुक्रिया सेठी साहब, दोनों बेहतरीन पिक्स के लिए। बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है दोनों ही स्टॉक में, जीआईसी हाउसिंग और कॉनकोर। आज की सेठी साहब की पसंद। और अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है कि आप एग्जाम देने जाएं और मतलब हमारे तो स्कूल के टाइम पे 10 नंबर का ही पेपर होता था। टेस्ट जो होते थे 10 में से 10 आ जाए तो मजा ही क्या। मतलब ऐसा लगता था कि मतलब जंग ही जीत ली। मतलब फीलिंग ही अलग होती कि 10 में से 10 नंबर आए। और आज हमारे साथ एक स्टूडेंट नहीं, गुरु है, वो है नितिन मुरारका जी। पिछले 10 कॉल, 10 के 10 कॉल सुपर हिट, 10 के 10 कॉल में टारगेट हासिल होते हुए दिखे। 10 में से एक भी कॉल ऐसा नहीं गया पीछे वाला नितिन जी का जिसमें कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, और उसमें दोनों ही पुट भी थे और कॉल भी थे। नो डाउट कॉल ऑप्शन ज्यादा थे, लेकिन दोनों में ही टारगेट हिट होते हुए दिखे। तो नितिन जी, सबसे पहले तो इसकी बधाई स्वीकार कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस, पिछले 10 के 10 कॉल आपके बहुत तगड़े और दमदार जाते हुए दिखे। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जिस तरीके से तारीफ करते हैं काफी मोटिवेटिंग लगता है,
और आगे अच्छे कोशिश करने का एक मोटिवेशन मिलता रहता है अनिल जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। जी और बिल्कुल, और मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि मैं और नितिन जी आपस में दिन में एक डिस्कशन कर रहे थे और उस डिस्कशन के बेसिस पे कुछ डेटा क्रंचिंग करके कुछ फॉर्मूला लगाकर नितिन जी आपके लिए BTST के तौर पर कुछ बेहतरीन ऑप्शन की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं। वो ऑप्शन की स्ट्रेटेजी आपके सामने आएगी और कुछ ऐसे दमदार ट्रेडिंग पैटर्न निकल के आएंगे, आपको उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल रहेगा। ओवरनाइट रिस्क को ध्यान में रखते हुए आप ऑप्शंस को कैसे ट्रेड करें, इसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। उसको हम कहेंगे डायमंड ऑप्शन कॉल्स। जी हाँ, डायमंड ऑप्शन कॉल्स, नितिन जी उस पर काम कर रहे हैं और जल्द ही हम आपके सामने रखेंगे उन ट्रेडर्स के लिए जिन्हें ऑप्शंस में BTST करनी है सिर्फ कॉल खरीद कर। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एक और लाने वाले हैं। यही खास बात है नितिन जी की, डेटा में घुसे रहते हैं, कुछ न कुछ नया करने की सोचते रहते हैं और आज दिन में हम डिस्कस कर रहे थे कि और क्या किया जाए, तो नितिन जी ने कुछ और डेटा एनालिसिस किया है, उसके बेसिस पे हम इसकी शुरुआत जरूर करेंगे। फिलहाल नितिन जी जब डायमंड ऑप्शन कॉल्स आएंगे तब तो अच्छी बात है, अभी बताइए अभी क्या करना है। देखिए जी, ऑप्शंस काफी हीटेड हैं, फिर भी अगर आज के लिए हम ट्रेड 600 की कॉल ऑप्शन लेंगे, ये मुझे मिल रही है 12,600 की कॉल ऑप्शन, करीब करीब एट द मनी है। स्टॉप लॉस आप इसमें 70 रुपए का एकदम लगा के चलना है, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट बढ़ी हुई है, कुछ भी लास्ट में रिवर्सल आएगा तो गिर भी सकती है, इसलिए हम 70 का स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा के चलेंगे। 20 रुपए का हम रिस्क ले रहे हैं और हो सकता है ये वापस से 110 से लेके 120 बिक सकती है, क्योंकि काफी शॉर्ट पोजीशन है। अभी एक डिप मिला था, डिप के बाद वापस बाउंस मिल रहा है, तो इस बाउंस में हो सकता है जो हाई आज का लगा वो ब्रेक कर जाए। तो इस कॉल का टारगेट 110 से 115 हम रखेंगे क्लोजिंग के लिए, या फिर क्लोजिंग तक आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। फिलहाल 90 रुपए में खरीदना है, 70 का स्टॉप लॉस रखना है और 115 का टारगेट रखना है। तो नितिन जी आज छोटा स्टॉप लॉस, छोटा टारगेट, मतलब थोड़ा सा ओवर हीटेड, कंफर्ट कम है मार्केट में जी। कंफर्ट 150 पॉइंट ऊपर है, तो रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ज्यादा बन नहीं रहा है, क्योंकि आप 150 पॉइंट ऊपर कॉल ले रहे हैं तो आपको जाने को रिस्क ज्यादा है, आने को कम है। बट फिर भी अगर नेक्स्ट 1 घंटे के लिए करना है तो पुट तो नहीं बन रहा है, कॉल ही बन रही है, तो एक रिस्क लेके 20 पॉइंट का रिस्क लेके ट्रेड किया जा सकता है अगर आप कंपल्सिव ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो। ट्रेंड पॉजिटिव ही है, नीचे से बाउंस हो रहा है, तो एक रिस्क लेके 20 पॉइंट का आप ट्रेड कर सकते हैं, 20 पॉइंट तो मिल सकते हैं। ठीक बात है, 20 पॉइंट के लिए ट्रेड करना, और ये दिन के लिए ही ट्रेड है, ये आज ही के लिए ट्रेड है। नितिन जी भले आपकी कॉल ना हो, लेकिन आपके जाने से पहले एक बार बैंक निफ्टी के डेटा पर तो आपसे राय लेना चाहता हूं। बीचों बीच में 28 और 29,000 की जो रेंज है, 28,500 के आसपास, कैसे देखें इसको? लेकिन जी बैंक निफ्टी का डेटा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ऐसा डेटा रिसेंट में मुझे फिर से ऐसा दिख रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से फिर 1000 पॉइंट ऊपर जाने को तैयार है, ऐसा डेटा है। और मतलब डेटा तो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है और बैंक निफ्टी हो सकता है 29,000 की तरफ जाने को तैयार है, इसलिए, और वही बैंक निफ्टी को खींच करके ऊपर लेके जाएगी, तो बेयरिश बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और बैंक निफ्टी का जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 29,200-300 का टारगेट, काफी शॉर्ट टर्म में, इनफैक्ट परसों एक्सपायरी है थर्सडे की, उसके पहले ही आना चाहिए, तो तेजी खेल के चलना चाहिए बैंक निफ्टी में भी। ओके, तो ज़बरदस्त एक्शन बन रहा है, यहाँ से सरप्राइज नहीं होंगे अगर 1000 पॉइंट्स की और रैली आती है बैंक निफ्टी में। एक्शन के लिए तैयार हो जाइए और नज़र रखिए कि ज़बरदस्त मूव आ रही है। एक और स्टॉक, और इस पर मैं अनिल जी से एक फॉलोअप कॉल लेना चाहूँगा, पर उससे पहले एक बार आपको बता देते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर अनिल जी ने कल के 2000 में आपको रिकमेंड किया था और वहाँ पर भी सुपर हिट टारगेट्स आते हुए दिखे हैं। एक बार देख लेते हैं क्या रिकमेंडेशन दी गई थी। एक्साइड इंडस्ट्री आज के 2000 के तौर पर आपके लिए खरीदारी की राह है। जिस तरह से ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, चाहे वो भारत फोर्ज हो, चाहे अमर राजा हो, चाहे मदरसन सुमी हो, ये सारे के सारे स्टॉक्स ऑटो सेक्टर के बाद ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स जो तेजी में आते हुए दिख रहे हैं, मुझे लगता है ये एक ऐसा स्टॉक है जो यहाँ से बढ़िया मुनाफा आपको कमा कर दे सकता है। आज और कल के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है और ऊपर के जो टारगेट बनेंगे 170 और 173 रुपए के बनेंगे। एक्साइड, हमारा अंदाजा था कि अमर राजा बैटरीज को देखते हुए नतीजे अच्छे आने चाहिए। 170 और 173 दो टारगेट आपको दिए थे। आज का हाई 169.90 है। रिजल्ट्स के साथ आप ये टारगेट आता हुआ दिखा है, यहाँ आप बुक कर सकते हैं।
चलिए, ये है आपके लिए एक्साइड इंडस्ट्रीज और टारगेट हिट होने के बाद थोड़ी मुनाफा वसूल भी आपने स्टॉक पर आती हुई देखी। अब थोड़ा रोटेशन अमर राजा की तरफ हो रहा है, जो अब बसीन साहब भी थोड़ी देर पहले आपको बोल के गए थे कि वहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। नजर रखिए कुछ और स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन है। एक और अनिल जी की रिकमेंडेशन फेडरल बैंक, वहां पर भी टारगेट्स आते हुए दिखे हैं हिट, और वहां पर भी अब अच्छी तेजी देख रहे हैं। पर LNT, जरा इस स्टॉक पर नजर डालिए क्योंकि 7% की तेजी, और ये LNT है जो यूजुअली इतनी बड़ी मूव दिखाता नहीं है, बल्कि 850 के लेवल से अगर देखें तो एक जबरदस्त रैली LNT में आई है। चोपड़ा साहब, LNT में क्या चल रहा है जो इतनी बड़ी रैली हम देख रहे हैं? पिछले 2-3 दिनों से एक अच्छी मूव आई है और लीड कर रहा है बल्कि आज मार्केट को, अलोंग विद अदर फाइनेंशियल्स ऑफ कोर्स। क्या वजह है LNT में इतनी बड़े उछाल की? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये स्टॉक लैगार्ड रहा है, बहुत मैं कहूँगा अंडर परफॉर्मर रहा है मार्केट में काफ़ी समय से, और हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद तो इसमें बिल्कुल भी कोई खास चल देखने को नहीं मिली। अगर रिवाइवल भी आया तो बहुत ही लैंग्वेड था। मुझे लगता है अब जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कल वैक्सीन की खबर भी आई और जब चीज़ें नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही हैं और जैसे जैसे हम बजट के करीब जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड्स बहुत अच्छे होने चाहिए। जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड्स अच्छे होंगे तो जाहिर बात है कि LNT जैसी कंपनियों को, दिलीप बिल्डकॉन, अशोका बिल्डकॉन जैसी कंपनीज को बहुत काम मिलना चाहिए। तो आई थिंक ये एक एक्सपेक्टेशन रैली अब LNT में आएगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में इंफ्रास्ट्रक्चर में दिग्गज है। और अब लॉकडाउन खुलने के बाद जब काम दोबारा से शुरू हुए तो LNT के पास ऑलरेडी एक बहुत अच्छा ऑर्डर बुक है और अब इनको उस ऑर्डर बुक को कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करना है। तो आई थिंक LNT बहुत अच्छे से प्राइस्ड इन, अच्छे से अभी तैयार है करीब करीब आपको 1100 के पार जाने के लिए, और मुझे लगता है एक बार 1100 पार करेगा तो आपको 1130-40 भी ये दिखेगा। तो LNT बहुत अच्छा लगता है, इन लेवल्स पे भी बाइंग की जा सकती है। ओके, तो LNT में यहां से भी करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। आइए बढ़ते आगे और बसीन साहब से मुलाकात का वक्त है 2:50 बिगुल बसीन साहब के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आपका बसीन साहब। बताएं सर आपके अपडेट्स और साथ ही फ्रेश कॉल्स। तो अपडेट ये है सर, कल आपको मैंने कन्विक्शन से कहा था ITC लेना। आज देखिए ITC कल नहीं चला, लेकिन आज क्या रैली आई है। ITC has just started a move, it should be an out performer। कल आपको, आज ही आपको LNT दिलाया था, देखिए 40 रुपए बढ़ गया वो आपके देखते देखते ही। कल आपको लास्ट वीक आपको मैंने दिवाली टॉप पिक दी थी 464 पे, भारत फोर्ज आज 540 बिक गया, 16% बढ़ा है। तो प्रॉफिट लीजिए, अच्छा आपका नफा आया, सब बुक कीजिए। अब आप कहें तो एक BTSTT है कल के लिए, आप बोले तो मैं शुरू करूं। जी सर बताएं। तो सर LNT फाइनेंस लीजिए, इसमें री रेटिंग हो रही है, 69 रुपए पे लीजिए, 67 का स्टॉप लॉस। इसका टारगेट अब मुझे 82 to 85 दिखता है। ओके, और LNT फाइनेंस 3000 करोड़ का राइट्स इश्यू लाने की तैयारी में है, और ये राइट्स इश्यू आने पर और कंपनी की कैपिटल भी बढ़ेगी। वसीम साहब को भी पसंद है, 69 के आसपास लीजिए, 67-67 रुपए का स्टॉप लॉस है। यहां पर तेजी करने की राय, ऊपर का टारगेट 82 रुपए और 85 रुपए का लेकर चले, ये है राय। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन है भरपूर। 28,500 के ऊपर आता हुआ बैंक निफ्टी और 12,600 के ऊपर टिकता हुआ निफ्टी। तो नितिन जी का एक और कॉल 11वें नंबर वाला वो सही साबित होता हुआ दिख रहा है। छोटे मुनाफे के लिए, कंपल्सिव ट्रेडर के लिए जो उन्होंने कहा, आई एम श्योर वो टारगेट की तरफ बढ़ने की तैयारी में आपको नजर आएगा। इस वक्त 12,600 का कॉल ऑप्शन जो निफ्टी पर खरीदारी करनी, निफ्टी में खरीदारी करने की राय अभी अभी नितिन जी ने दी है। IT शेयरों में खरीदारी करें या फिर इंतजार करें, राय आपसे लेना चाहता हूं, चोपड़ा साहब बताएं। अनिल जी एक बार दोबारा से सवाल पूछ सकते हैं, थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम था। हाँ जी हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ IT शेयरों में और फार्मा शेयरों में जो आज के गिरे हुए 2 सेक्टर है, इनमें खरीदारी करें या थोड़ा इंतजार करें? अनिल जी मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सेक्टर्स में दोनों में तेजी तो हम देख ही चुके हैं और अभी पॉलिसी एक्शन का इंतजार है। जब नया प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आ रहा है तो क्या पॉलिसी रहेगी वीज़ाज़ के ऊपर, और किस तरीके से, जैसे किसी टाइम पे ओबामा केयर में काफ़ी हलचल थी और उस समय ये सोचा गया था कि ओबामा केयर जब इम्प्लीमेंट हो रहा था कि भारतीय फार्मा कंपनीज को अच्छा बेनिफिट मिलना चाहिए, और कुछ भारतीय फार्मा कंपनीज को बेनिफिट मिला भी था और उस टाइम पे काफ़ी तेज़ी बनी थी। तो अभी मुझे लगता है ये दोनों सेक्टर्स अभी पॉइज्ड हैं, हो सकता है थोड़ी और गिरावट हो, कोई क्रैश नहीं आने वाला, थोड़ी गिरावट
होगी, प्रॉफिट बुकिंग होगी। और मुझे लगता है कि एक बार ये थोड़ी गिरावट थम जाए तो स्टॉक्स लाइक लुपिन, स्टॉक्स लाइक डॉक्टर रेड्डीज लेनी चाहिए, सन फार्मा लेना चाहिए, जो टॉप रैंक कंपनीज है डिवीज लैब्स और बायोकॉन है, इन कंपनीज में खरीदारी करनी चाहिए। और जहाँ तक आईटी सेक्टर की बात है तो मैं जो टॉप 4 कंपनी है उनमें खरीदारी की सलाह दूंगा, मगर अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए। पॉलिसी पे थोड़ा सा पता लगे कि किस तरीके से बाइडेन सरकार का रुख होता है, क्योंकि ये दोनों ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं और भारत से जो मेजर एक्सपोर्ट होता है आईटी और आईटी सर्विसेज का, और दूसरा फार्मास्यूटिकल्स का, दोनों एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। और यूएस बहुत बड़ा मार्केट है और उसकी पॉलिसी बहुत मैटर करती है इनके आने वाले 4 सालों पर। तो थोड़ा सा रुकना चाहिए अनिल जी और वेट करना चाहिए। जिनके पास ऑलरेडी है वो भी घबराएं नहीं, कहीं बहुत ज्यादा गिरावट आने वाली नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जिट करके बाहर बैठ जाएं। जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल बैठे रहें और फ्रेश एंट्री फिलहाल ना करें, थोड़ा सा इंतजार करें। थोड़ा सा इंतजार करें, ज्यादा बढ़िया होगा, ये आपके लिए ठीक रहेगा इस वक्त खरीदारी करने के पहले। तो यहाँ पर आमतौर पर 1-1.5-2 दिन के करेक्शन के बाद फिर से तेजी लौटती है। कुणाल जी, फार्मा शेयरों की क्रांति बरकरार है या क्रांति के बाद अब शांति? क्योंकि वैक्सीन मिलने की तैयारी है और एक आगे निकल गया, बाकी पीछे रह गए। अनिल जी देखिए, क्रांति बिल्कुल बरकरार है। अनिल जी देखिए, फाइजर में तो तेजी आई, जैसे कल भी अनिल जी हमने देखा कि यूएस में भी जब ये खबर आई उसके बाद जो फाइजर का जो मेन कंपनी है यूएस में, उसमें भी एक बड़ा गैप अप हुआ और उसके बाद नीचे आया। बिल्कुल उसी तर्ज पर यहाँ पर भी वही सेम प्राइस मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन जो क्रांति है अनिल जी फार्मा सेक्टर में, स्पेशली जो एपीआई की कंपनीज हैं, उनकी क्रांति मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसे ही चलती रहेगी और उसमें जैसे ही इनको थोड़ा सा दबाया जाएगा वापस सिर जरूर कंपनियां उठाएंगी। तो ग्रैन्युअल है, लॉरस है, इन सब कंपनियों में हर गिरावट में मुझे लगता है अनिल जी खरीदारी करनी चाहिए। शांति बरकरार रहेगी, अभी शांति का वक्त नहीं आया है, ऐसा मानना है। अच्छा कुणाल जी, एक आपके इमोशन के साथ छेड़छाड़ करते हुए एक बात पूछूं। ये अगर अपना स्टॉक सुबह सुबह 20% ऊपर दिखे और उसके बाद अगर बहुत जल्दी जोर जोर से नीचे आ जाए तो कैसा फील होता है सर? 5,900 से 5,100 आ गया। फाइजर आपने पार्टी देने का वादा किया नहीं, इस चक्कर में नीचे भी आ गया। बंसल जी का तो यही कहना था, कम से कम बताएं सर। अनिल जी देखिए, इसीलिए मैं पार्टी देने में इतना संकोच करता हूं अनिल जी, क्योंकि देखिए अनिल जी सब कुछ नोशनल है। देखिए फाइजर तो मुझे बेचना नहीं है, मैं तो इसको लंबे समय के लिए रखूंगा और वसीयत में ही देकर के जाऊंगा अनिल जी। तो जो भी पार्टी है वो आने वाले लोग देंगे। तो अनिल जी इसीलिए पार्टी नहीं देनी चाहिए। और ये स्टॉक के अनिल जी ये तो सिर्फ भावनाएं हैं, ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिलते हैं, नीचे के भी, लेकिन इन्वेस्टेड रहना चाहिए फाइजर में। एब्सोल्युटली वर्ल्ड मतलब टॉप क्लास स्टॉक है, कोई डाउट ही नहीं। ये तो ठीक है, अब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपर नीचे ये तो चलता रहेगा, लेकिन अब भी आप देखिए बिल्कुल जो बंसल जी कह रहे थे, पिछली दिवाली पर 3500 के नीचे ये स्टॉक होता था जब हम रिकमेंड करते थे, आज 5,100 के ऊपर, वो भी क्वालिटी स्टॉक। दिवाली से दिवाली आप देखिए कितने बेहतरीन रिटर्न्स आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। एनसीसी नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसके रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। आय घटी है थोड़ी सी, 1938 करोड़ से घटकर 1708 करोड़। मुनाफा भी घटता हुआ दिख रहा है आपके लिए। तो आय और मुनाफे दोनों में आई है कमी, ये है एनसीसी। लेकिन स्टॉक स्टेबल है, कोई खास बदलाव है नहीं। ठीक है, चलिए, तो बदलाव यहाँ है नहीं, लेकिन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। ये एक्शन क्यों हो रहा है और इसकी वजह क्या है, बताने के लिए तैयार है देवांशी। देवांशी बताइए। फाइनेंस कंपनी में एक्शन की बड़ी वजह। सर आप माइक्रो कर रहे हैं? चलिए, लगता है देवांशी तक हमारी आवाज नहीं पहुंची और संपर्क नहीं हो पा रहा। हम आप सुन पा रही है देवांशी? भी ध्यान करें तो इस बार हमने देखा कि जो रिटेल सेगमेंट है वहां पे काफी अच्छी बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। यही नहीं, इसके अलावा
कुछ इश्यूज है उनके साथ कनेक्शन में, हम उसे चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। बढ़ते आगे और स्टॉक्स जो दमदार प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। आइए कोल इंडिया ये नतीजे पेश करने वाला है, कैसे रहेंगे नतीजे अनुमान देख लेते हैं आशीष चतुर्वेदी के साथ। आशीष बताइए। अलजी, नतीजे अगर आप देखें तो सीक्वेंशियली बेहतर देखने को मिलेंगे। हालांकि साल दर साल अगर आप देखें तो नतीजे ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन क्योंकि इससे पहले की जो तिमाहियाँ थी कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इसके लिए अब छोटे बेस के चलते जो तिमाही दर तिमाही प्रदर्शन है वो आपको बेहतर देखने को मिलेगा। मुनाफा जो है करीब 17.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन अच्छी बात है कि तिमाही के दौरान जो ई ऑक्शन और एफएससी रियलाइजेशन है, कोल कंपनी से जो डिमांड है उसमें थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है, जिसके चलते आप देखिए कि मार्जिन में एक एक्सपांशन देखने को मिलेगा। 17.7% से बढ़कर 18% रहेंगे इनके एबिटा मार्जिन। साथ ही कामकाजी मुनाफे में भी आपको हल्का एक्सपांशन देखने को मिलेगा। टॉप लाइन में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। साथ ही जो रियलाइजेशन है और एबिटा प्रति टन है साल दर साल हिसाब से अगर आप देखें तो थोड़े से फ्लैटिश ही नजर आएंगे, लेकिन अगर आप नंबर्स को क्यू ऑन क्यू देखेंगे तो नतीजे अच्छे आएंगे। नतीजे अच्छे रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं कोल इंडिया में। और कोल इंडिया के चार्ट्स को बिल्कुल क्लोजली ट्रैक करते हैं बंसल साहब। बंसल साहब बताएं इसके चार्ट्स पर क्या नतीजों के पहले खरीदें या नहीं? अनिल जी, कोल इंडिया में तो ऑलरेडी नीचे में भी हमने राय दी थी खरीदने के लिए, तो अभी तो इसमें ऑलरेडी एक अच्छी खासी रैली बन चुकी है, तो यहां पर लेने की राय नहीं है। बट जिन्होंने ले रखा है उनको एक स्टॉप लॉस 122 रुपीज 50 पैसा के स्टॉप लॉस के साथ उनको कोल इंडिया होल्ड की राय है। नई खरीदारी के लिए दूसरे अच्छे विकल्प हैं मार्केट के अंदर, बट जिनके पास कोल इंडिया है वो होल्ड करें कोल इंडिया को। ओके, तो कोल इंडिया में करें खरीदारी, नहीं होल्ड करें, ये राय है राकेश जी की। पहले से लिया हुआ है तो ठीक है, फ्रेश खरीदारी करने की कोशिश नहीं करें। लेकिन अब आपका तो सवाल है कि फ्रेश खरीदारी करनी तो फिर बताएंगे विश्वेश जी क्या खरीदना है, या हो सकता है बेचने का भी कॉल हो। विश्वेश जी दोनों तरफ के कॉल देते हैं, तो आइए बिगुल के साथ देखते हैं विश्वेश जी क्या कॉल दे रहे हैं। आइए विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। अनिल जी, काफी हाई कन्विक्शन ट्रेड है और बाय द टाइम मैं ऑन एयर आता, मतलब कॉल शुरू करता, स्टॉक मूव भी कर दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ही कन्विक्शन से खरीदना चाहिए। स्टॉक का नाम है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ हमने पहली बार 580 में रिकमेंड किया था, हमारे 630 के टारगेट थे। इनफैक्ट 600 का टारगेट अचीव होके लास्ट 5 दिन का साइडवेज मूवमेंट है वो आज ब्रेकआउट हो रहा है। जो साइडवेज मूवमेंट है ये टेक्निकल पैटर्न अगर कहेंगे तो इसको फ्लैग पैटर्न कहते हैं। तो फ्लैग पैटर्न का आज ब्रेकआउट हुआ है, करीबन अभी 607 608 के पास चल रहा है। मेरे हिसाब से खरीदारी करें, अगर पुल बैक आता है 600 तक तो भी खरीदे। स्टॉप लॉस 595 कर रखे। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर में ब्रेकआउट है, यहाँ से स्टॉक 625 640 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो HDFC लाइफ मेरे हिसाब से खरीदना चाहिए और खरीद के 2-3 दिन होल्ड करिए। 600 के कॉल में 9 लाख शेयर है और वहां पे अनवाइंडिंग शुरू होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से HDFC का पूरा पैक जब अच्छा कर रहा है तो HDFC लाइफ भी पीछे नहीं रहेगा। तो HDFC लाइफ लॉन्ग करने की सलाह। वही होगा, जो स्टॉक्स नहीं चले हैं निफ्टी में वही एक्शन दिखाने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं वो स्टॉक जो LNT, ITC, HDFC लाइफ, इन्होंने लीडरशिप नहीं ली, लेकिन अपना अपना वजन ये सब रखते हैं निफ्टी में। ऐसा नहीं कि कम हो या ज्यादा, अब इन्हीं के चलने की बारी आती हुई दिख रही है। और देखिए विश्वेश जी की बात करते करते स्टॉक बेहद दमदार प्रदर्शन कराकर दिन के हाई पॉइंट पर 609 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन तेजी यहां पर होती हुई दिख रही है इस वक्त। तो ये स्टॉक है जिसको 625 640 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी, ये राह है इस वक्त। आइए बढ़ते आगे और कुणाल जी और राकेश जी तैयार है अपने एक स्पेशल पिक के साथ। वाह, स्पेशल पिक, कभी स्पेशल पिक से याद आया, आजकल बहुत दिनों से पिक ऑफ द डे कल वाला आज दिया नहीं, इसके ऊपर भी मैं बातचीत करता हूं। लेकिन पहले एक बार स्पेशल पिक का बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए। बताएं सर स्पेशल पिक के बारे में। देखिए अनिल जी, स्पेशल पिक में अभी कुछ दिनों पहले हमने बजाज फाइनेंस दिया था, कल हमने M&M फाइनेंस दिया था, और आज का जो स्पेशल पिक है DLF है। ये भी एक बड़ी वाली नेकलाइन तोड़ रहा है। और अनिल जी, जिस तरीके का मार्केट हो रखा है, जो स्टॉक ऊपर की नेकलाइन को तोड़ता है वो और ऊपर भाग जाता है। और DLF का जो रुझान है ये 193 195 के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखाने का दमखम रखता है।
तो एक ओवरवेट खरीदारी की राय डीएलएफ पर। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, गजब का मार्केट है। एल&टी, आईटीसी जैसे शेयर्स भी चल रहे हैं, तो डीएलएफ पीछे क्यों रहेगा? अनिल जी, डीएलएफ में ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। 177 का रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को स्टॉक ने बहुत अरसे से पार नहीं किया। ये पहला अवसर है पिछले 6 महीनों में जब 177 के ऊपर डीएलएफ ट्रेड करने लगा है, तो एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। ये स्टॉक 200 रुपए के पार जाने की क्षमता रखता है। हाई बीटा स्टॉक है, बाय करके चलें। स्टॉप लॉस 177 के आसपास 178 पर, जो कि ब्रेकआउट का लेवल है, वहीं रखें। ऊपर जो पहला टारगेट है वो 192 रुपए का, 192 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट 200 रुपए का, 200 रुपीज का बड़ा अग्रेसिव एम्बिशियस टारगेट है। डीएलएफ बाय करना है। इसमें करें खरीदारी बड़े टारगेट्स के लिए, यहां पर करें तेजी। स्पेशल पिक के तौर पर कुणाल जी और राकेश जी को है ये स्टॉक पसंद। यहां पर भी तेजी बनती हुई दिख रही, तो एक एक करके स्टॉक्स दमदार प्रदर्शन आपके सामने करते हुए नजर आएंगे। 192 रुपए और 200 रुपए के टारगेट के लिए डीएलएफ में आपको करनी है खरीदारी। तो बहुत ही जबरदस्त मूव आता दिख रहा है एक एक करके कई सारे स्टॉक्स में, और उन्हीं पर आपको फोकस करना भी चाहिए। भरपूर एक्शन आपको नजर आएगा। और इस बीच नितिन जी का कहना है कि 12,600 वाला जो कॉल ऑप्शन उन्होंने दिया था, 112 का टारगेट यहाँ पर पहुंचा है। नितिन जी ने क्या दिए थे टारगेट? हाँ, 110 115 के टारगेट दिए थे नितिन जी ने। तो 12,600 का कॉल ऑप्शन अगर आपने खरीदा है तो 110 115 का टारगेट हिट, 112 का हाई बनाया, एक और लगा दीजिए टारगेट हिट। नितिन जी के लिए मामूली बात है, रोज की बात है, हमेशा की बात है। दोनों तरफ बिल्कुल परफेक्ट टारगेट हिट, सुपर हिट। ये है आपके लिए नितिन जी की तरफ से एक और बेहतरीन कॉल हिट होता हुआ। कंपल्सिव ट्रेडर के लिए साफ कहा था 20-30 पॉइंट के लिए ही आपको खरीदना है, और 20-30 पॉइंट आपको मिल चुके हैं, और आई एम श्योर आपने लाइफ एंजॉय की होगी। बढ़ते आगे चलिए, और इस बीच 12,635, वाह, निफ्टी फिर से डे हाई की तरफ बढ़ रहा है। बैंक निफ्टी 28,600 के आसपास अब जोर निफ्टी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी के कुछ और स्टॉक ऐसे हैं जो बैंक में नहीं है लेकिन वो मजबूत होते दिख रहे हैं, उनसे निफ्टी को जोर मिल रहा है, और उनमें है एल&टी तगड़ा प्रदर्शन करता हुआ 7-8% की दमदार उछाल एल&टी में होती हुई दिख रही है, और यहीं से बड़ा जोश आता हुआ भी आपको नजर आएगा। एक और स्टॉक है टाटा मोटर्स। सुमित जी, आपका फेवरेट मजबूती के साथ ऊपर है 145 पर, क्या करना है इन लेवल्स पर? अनिल जी, स्टॉक में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है और बहुत लोअर लेवल से हम कंटिन्यूसली स्टॉक में बाइंग दे रहे हैं। अब इसके अंदर जो रिसेंट के जो हाईज लगे थे 6 अक्टूबर के आसपास के, वो आज ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 135 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो टाटा मोटर में फिर और तेजी का मूव देखने को मिलेगा। फिर 150-155 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 145 के ऊपर एक तो क्लोजिंग रिक्वायर्ड है, और नीचे में जो सपोर्ट है स्टॉक का वो 140 के आसपास है। तो 140 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। 145 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो 150 से 155 तक का मूव फिर इसी हफ्ते में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो टाटा मोटर्स पर रखिए नज़र। शानदार एक्शन आ रहा है, और ऑटो स्टॉक्स आज आपको अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। ऑटो स्टॉक्स में अच्छा मूव है, बैंक्स लीड कर रहे हैं, और एक बैंक जिसके बारे में अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, HDFC बैंक लाइफ हाई पर आपको स्टॉक दिख रहा है। और कुछ और इसमें अहम डेवलपमेंट्स हैं या ऐसी बारीकियां हैं जहां पर हमें नजर रखनी चाहिए, जहां तक HDFC बैंक का सवाल है। पूजा से जानते हैं। पूजा, बताइए, HDFC बैंक लाइफ हाई पर है, लीड कर रहा है मार्केट को, किन बातों पर नजर रखनी चाहिए इसके लिए? जी, 5 दिनों में अगर देखें तो शेयर में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है और 10% का उछाल यहाँ पर देखा गया है। वजह ये भी है कि FIIs की तरफ से भी लगातार यहाँ पर खरीदारी हम देख रहे हैं की जा रही है, और अभी जो सीमा है FII लिमिट जो है वो परमिसिबल लिमिट के पास पहुंच चुकी है, यानी कि FII की सीमा HDFC बैंक में 74% है और मौजूदा होल्डिंग अब 71.06% पहुंच चुकी है, यानी FII के पास अब सिर्फ 16 करोड़ की ही लिमिट बची है आगे खरीदारी करने के लिए। तो ये लगातार ये जो तेजी दिख रही है कहीं ना कहीं FII बाइंग भी एक ट्रिगर है। इसके अलावा जो नतीजे आए हैं और बाकी जो ग्रोथ ट्रिगर्स कमेंट्री बैंक की तरफ से आ रही है, ये भी एक वजह है कि लगातार इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। बैंक प्री कोविड स्तर के पास पहुंच चुका है। वर्क फ्रॉम होम में बढ़ोतरी की वजह से कुछ प्रोडक्ट्स की इनकी मांग भी बढ़ी है, और जिस वजह से ये रिटेल पे जिस तरह से फोकस कर रहे हैं उससे इनको काफी ज्यादा फायदा हुआ है। ऑटो, FMCG, SME सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ हुआ है और इनके कुल लोन बुक में ये जितने भी सेगमेंट है ये करीब 60% योगदान करते हैं। एक और चीज भी हमने देखी, ब्रोकरेज हाउस ने सितंबर महीने में ही जो
टारगेट्स दिए थे वो भी यहाँ पर अचीव हो चुके हैं। सिटी ने 1350 का लेवल दिया था, नोमुरा ने 1325 का लेवल दिया था, जेफरीज ने 1325 का लेवल दिया था और खरीदारी की राय दी थी इन तीनों ही ब्रोकरेज हाउस ने, और तीनों का ही टारगेट यहाँ पर केवल 2 महीने में अचीव होते हुए भी नजर आए और लगातार अब माना भी जा रहा है कि यहाँ से धीरे धीरे 1450 के ऊपर भी बैंक जा सकता है। बिल्कुल, मार्केट का भरोसा है, एफआईएस का तो फेवरेट है ही, और जैसे अगर उन्हें खरीदारी करनी है तो मौके बहुत कम मिलते हैं इस बैंक में। तो नजर रखिए, एचडीएफसी बैंक लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहा है। पर आइए एक बिगुल विश्वेश जी के लिए, विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। दीपांशु, देखिए मैंने 600 रुपए के आसपास इंडसइंड बैंक का कॉल रिकमेंड किया था और उस वक्त हमारा व्यू था इंडसइंड बैंक में बड़ा मूव आना चाहिए। सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ सेटअप है अभी LIC हाउसिंग फाइनेंस में। LIC हाउसिंग फाइनेंस लास्ट 1.5 से 2 महीने में 5 अटेम्प्ट कर चुका है 200 DMA के ऊपर जाने की, लेकिन सारे अटेम्प्ट फेल हुए। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि 200 DMA के ऊपर क्लोज देगा, क्योंकि अभी 20 मिनट बाकी है और मुझे नहीं लग रहा है कि स्टॉक 310 के नीचे जाएगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप है। 308 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस खरीदना है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मूवमेंट आ रहा है स्टॉक में, बहुत ही क्विकली 330 335 के लेवल देखने मिलेंगे, और जिस हिसाब से जिस मैग्नीट्यूड का ब्रेकआउट है, बहुत बड़े लार्ज कंसोलिडेशन से ये मूव लग रहा है, मुझे लग रहा है 360 तक भी जा सकता है। तो डेफिनेटली इन अ मार्केट जहां पे फ्रेश ब्रेकआउट्स नहीं दिख रहे हैं, मैं वही स्टॉक पिकअप कर रहा हूं जहां पे रिस्क रिवॉर्ड बेहतर है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस खरीदिए 308 के स्टॉप लॉस से, 330 335 टारगेट इनिशियली, 360 लॉन्गर टर्म टारगेट। 30, 335 और 360 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस में। ये है राय इस वक्त आती हुई आपके लिए विश्वेश जी की तरफ से। और LIC हाउसिंग फाइनेंस 305 पर रिकमेंड किया था, 325 के टारगेट के लिए सेठी साहब ने आपके लिए आ गए वो टारगेट। साथ ही SBI लाइफ एक और स्टॉक लाई है, वो भी सेठी साहब ने रिकमेंड किया था और वो स्टॉक भी तगड़ा एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। सेठी साहब ने SBI लाइफ भी मेरे ख्याल से 805 रुपए के आसपास रिकमेंड किया था, 830 का टारगेट था, 830 का टारगेट ये भी अचीव हुआ कल। हाँ जी हाँ, कल ही के पेपर में है ना, हाँ बिल्कुल है, कल 805 पर रिकमेंड किया हुआ SBI लाइफ, ये भी टारगेट हासिल करता हुआ। तो सेठी साहब के FNO के स्टॉक सारे टारगेट एक के बाद एक हिट करते हुए आपको नजर आएंगे। ये है आपके लिए इस वक्त पूरा का पूरा एक्शन। SBI लाइफ में भी बहुत ही बेहतरीन तेजी के साथ ये स्टॉक भी एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। आइए बैंक से बेनिफिट, आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में और आशीष से लेते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जानकारी बिगुल के साथ। बताएं आशीष, एंट्री एग्जिट। अनिल जी, फिलहाल 2 स्टॉक बैन में थे, जिंदल स्टील एंड पावर और सेल। यहाँ पर देखिए जिंदल स्टील एंड पावर तो जो है बैन में बना रहेगा, क्योंकि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट ज्यादा घटी नहीं है। कल 98% थी, आज भी 96% के आसपास ही है। तो JSPL तो स्टॉक ऐसा है कि बैन में बना रहेगा। सेल की निकलने की संभावना है, 79% आ गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। 80% से नीचे आती स्टॉक बैन से बाहर आ जाता है, तो नतीजों के 2 दिन बाद सेल जो है बैन से बाहर आ रहा है। इसके अलावा इंटरेस्टिंग ये होगा कि इंडसइंड बैंक यहाँ पर देखिए कि आज काफी बढ़िया मूव भी देखने को मिला था और फिलहाल मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 97% के आसपास आ गई है। कल 84% थी, 95% के ऊपर आती है तो स्टॉक बैन में आते हैं। तो इंडसइंड बैंक यहाँ पर संभावना है कि स्टॉक बैन में आएगा और सेल बैन से बाहर आ सकता है। ओके, तो सेल बैन से बाहर आ सकता है, इंडसइंड बैंक की फ्रेश एंट्री हो सकती है, जिस तरह से जबरदस्त एक्शन उस स्टॉक में आया है और बैंक्स लीड कर रहे हैं इस समय। एक और बैंक जबरदस्त एक्शन दिखाता हुआ फेडरल बैंक, और आपको याद होगा आज के 2000 में कल के दिन अनिल जी ने इस पर खरीदारी की रिकमेंडेशन दी थी। पहला टारगेट तो काफी आसानी से आ गया, अब दूसरा टारगेट भी आते हुए दिख रहा है। एक बार देख लेते हैं पहले क्या सलाह दी थी फेडरल बैंक पे और फिर अनिल जी से इस पर फ्रेश व्यू लेंगे। 56 रुपए पर फेडरल बैंक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए। 57 रुपए 50 पैसे और 59 रुपए 57.5 59, ये 2 टारगेट के लिए आपको फेडरल बैंक में खरीदारी करनी है। और साउथ में जो प्रेजेंस है और जिस तरह से अब गोल्ड लोन्स को लेकर फेडरल बैंक बेहद एग्रेसिव होता हुआ दिख रहा है, वो अच्छी बात है। बहुत बढ़िया एसेट क्वालिटी इंप्रूव होकर आती हुई दिख रही। तो ये 2-3 कारण है जिसकी वजह से मुझे पसंद है
फेडरल बैंक कल 56 रुपए में आपको खरीदने के लिए कहा था, 57.50 और 59 ये लेवल दिया था। आज 59 का हाई बनाया है फेडरल बैंक के फ्यूचर्स ने। फेडरल बैंक में आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फेडरल बैंक 59 का दूसरा टारगेट था, 59.30 का आज हाई बना है। अनिल जी क्या करना चाहिए? कांग्रेचुलेशन सर, दोनों टारगेट्स आ गए। अब अगली स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इस कॉल पर? प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए दीप, आप बिल्कुल टारगेट हासिल हो चुके हैं और यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाने की राह है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ठीक है, अपनी जगह वो इन्वेस्टर अपनी जगह, लेकिन ट्रेडर्स के लिए 100% प्रॉफिट बुक करने की राह है, चाहे वो फेडरल बैंक हो चाहे एक्साइड हो, दोनों स्टॉक। और जो पोजिशनल इन्वेस्टर्स हैं वो वेदांता होल्ड कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी में भी हमने प्रॉफिट बुक करने की राय दी थी, एक बार फिर दोहरा दूं आपको, वहां पर भी सारे टारगेट 28,800 तक के सारे आ गए, वहां प्रॉफिट बुक करने की राय है। फेडरल बैंक में प्रॉफिट बुक करने की राय है और एक्साइड में प्रॉफिट बुक करने की राय है। तो ये सारे स्टॉक्स, ये सब में आपके लिए प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेने की राय है जी। बिल्कुल, तो एग्जिट कर लीजिए, मुनाफा मिल गया है, अच्छी गेन्स आई है 5-6% की 2 दिनों के ट्रेड में, एंजॉय करिए उसको। आइए बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। पे आया है, स्टॉक का भाव चल रहा है 23 रुपए 60 पैसे, 23 रुपए 70 पैसे, 23 रुपीज 60, 23 रुपीज 70। स्टॉक का नाम है एनबीसीसी। स्टॉक का नाम है एनबीसीसी। एनबीसीसी के अंदर दीपांशु आज मोमेंटम है, अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, क्लास वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है। एनबीसीसी में पिछले 3 दिनों के हाई ब्रेक हुए। एनबीसीसी अभी 200 डीएमए लेवल ब्रेक कर रहा है। ये स्टॉक कई दिनों के बाद रडार पे आया है और ये स्टॉक यहां से एक अच्छा छलांग, अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। 10 से 15% का अपसाइड मूव एनबीसीसी में यहां से देखने को मिलना चाहिए। 26 रुपए से लेके 28 रुपए तक के टारगेट्स के लिए स्टॉक के अंदर सीएमपी पे खरीदारी करें। एनबीसीसी का जो नीचे में मेजर जो सपोर्ट लेवल्स है 22 रुपए 50 पैसे के आसपास है, तो 22.50 का स्टॉप लॉस लगा के एनबीसीसी में सीएमपी पे खरीदारी करें। ऊपर में मेरे को लग रहा है कि इसी हफ्ते के अंदर ये आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, जिसमें 26 रुपए से लेके 28 रुपए तक का मूव देखने को मिलना चाहिए। आज स्टॉक 200 डीएमए लेवल ब्रेक कर रहा है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये यहां से 10% का अपसाइड मूव जल्दी ही दिखाएगा। बाय करें, 22.50 का स्टॉप लॉस, 26 से 28 के टारगेट्स के लिए। तो ये है आपके लिए एनबीसीसी में खरीदारी करने की राय। अब कैश के कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर 22 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ आप करें खरीदारी, 26 और 28 रुपए के टारगेट के लिए एनबीसीसी में खरीदारी करके चलने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। कुछ ही देर में जय ठक्कर हमारे साथ जुड़ेंगे और वो देंगे आपको कैश का ऑप्शन। तैयार हैं जय, हम भी तैयार हैं और बिगुल भी तैयार है, तीनों तैयार है, तो फिर देर किस बात की, चलिए कैश का ऑप्शन। जय बूम बूम ठक्कर, स्वागत है आपका, बताएं जय। कॉल सुपर हिट, हिट पे हिट। जी अनिल जी, जी अनिल जी, थैंक यू। यस अनिल जी, सारे टारगेट बहुत ही जबरदस्त बताएं। पहले तो अपडेट दे दें और उसके बाद फ्रेश कॉल। जी 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 अनिल जी, हमने मॉर्निंग में 12,500 550 ये सारे कॉल ऑप्शन अनिल जी हमने जो रेकमेंड किए थे 450 के। इनफैक्ट मैंने कल जो रेकमेंड किया था 112 पे, आज 113 पे रेकमेंड किया था और उसके भी सारे टारगेट्स अचीव हो गए। अब जो बाई करना है वो 12,600 का कॉल ऑप्शन इन द मनी जो है वो ट्रेड कर रहा है करीब 106 107 के रेंज में, 106 107 इसको लेकर चलना है। जी अनिल जी, इसका थोड़ा हमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर रखना है, बिकॉज निफ्टी काफ़ी हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, तो इसमें हम स्टॉप लॉस रखेंगे 57 पे। तो 106 पे बाई करना है, 57 पे स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हालांकि अच्छे खासे दिख रहे हैं मुझे। पहला टारगेट जो मुझे नज़र आ रहा है 161 का है, सेकंड टारगेट बनना है करीब 184 का, 161 184 ये 2 टारगेट्स के लिए बाई करना है। 12,600 का इन द मनी कॉल ऑप्शन निफ्टी का, जो हिसाब से निफ्टी एक चैनलाइज्ड मूव में के हिसाब से एक ट्रेड कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 12,750 और अल्टीमेट इसका जो अनिल जी इक्वालिटी टारगेट है ऊपर में निफ्टी का, वो अगर मैं देख रहा हूँ तो दैट कम्स टू अराउंड 12,870। तो 12,750 से लेके 12,870 ये पोजिशनल टारगेट्स अब निफ्टी में बन रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक्सटेंडेड मूव हमें वहाँ तक भी देखने मिल सकता है निफ्टी में। तो अभी भी ट्रेंड रिवर्सल कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई भी ऐसा इंडिकेशन है नहीं। इनफैक्ट ट्रेंड कंटिन्यूएशन ही लग रहा है।
तो अनिल जी यहाँ पे तेजी कर ही चलना चाहिए। संकेत हैं, डेज हाई पर बाजार ट्रेड कर रहे हैं, खरीदारी करके चलिए। 12,600 का कॉल निफ्टी का। पर आइए इंडेक्स पर एक व्यू अनिल जी से भी ले लेते हैं, बिगुल बजाते हैं स्ट्रैटेजी का। हाँ जी, डाउ फ्यूचर्स ने भी डिसाइड कर लिया है कि तेजी में फिर से पार्टिसिपेट करेंगे। जब हमने 1 घंटे पहले स्ट्रैटेजी ली थी तो डाउ फ्यूचर्स सिर्फ 50 पॉइंट्स ऊपर थे। अब देखिए सर, 250 पॉइंट्स की तेजी डाउ फ्यूचर्स में आपको आती हुई दिख रही है। हालांकि नैस्डैक फ्यूचर्स ½ % नीचे हैं। कल नैस्डैक में 1.5% की गिरावट के बाद अभी भी वहां पर दबाव जरूर दिख रहा है, पर डाउ फ्यूचर्स 250 अंक ऊपर दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार यहां पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई थी स्टार्टिंग ऑफ सेशन में, अब देखिए तेजी है 1.5 से 2% ऊपर। यूरोप के बाजार भी दिख रहे हैं, तो जबरदस्त एक्शन एक बार फिर से ग्लोबल मार्केट्स में। बताइए सर, क्या करना चाहिए? तेजी और क्या है, ट्रेडर हैं, तेजी करते रहिए। अभी भी स्टीम बाकी है, पूरा का पूरा मामला खत्म नहीं हुआ है। इन्वेस्टर्स को अब ऊपर में खरीदना नहीं है, उन्हें अब धीमे धीमे जब पहुंचेगा 13,000 की तरफ, 12,800 13,000 की तरफ, वहां प्रॉफिट बुक करना है। ट्रेडर के लिए तो बिल्कुल क्लियर कट ट्रेंड है, बाय ऑन डिप्स, और लगातार हम यही कह रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स करिए, बाय ऑन डिप्स करिए, और वो खरीदारी करते रहिए। बीच बीच में दिन के दौरान आपको बाजार मौके देता है, स्विंग देता है। आज भी आप देखिए एक अच्छी स्विंग आपको 2 बजे के आसपास मिली, सुबह खुलते ही एक अच्छी स्विंग नीचे की मिली। ये जो स्विंग्स मिलती है उसमें आपको खरीदारी करनी है। दिन के हाई पॉइंट पर बंद हो रहा है, डाउ फ्यूचर्स मजबूती दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको तेजी के ट्रेड में बने रहना चाहिए। क्या कर सकते हैं आप? 28,600 का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए, 29,000 का एक कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। ये तेजी की पोजीशन आप कल के लिए ले जा सकते हैं। मैं दोहरा दूं आपको, 28,600 का एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए, 29,000 का बेच दीजिए। ये आपके लिए एक पोजीशन कल के लिए हो सकती है। निफ्टी 12,600 या 12,650 का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए, और 12,800 का कॉल ऑप्शन एक बेचकर आप जा सकते हैं। तो ये 2 ट्रेड आप लेकर जा सकते हैं। तो तेजी के ट्रेड ले जाने की आपके लिए अभी भी राय है, और अगर आपके पहले से खरीदे हुए हैं तो आप ऊपर का एक ऑप्शन बेचकर हेजिंग कर लें। हेजिंग जरूर रखनी है इस मार्केट में, क्योंकि अब जिन लेवल्स पर मार्केट है आपको थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखेगी। ऐसी वॉलेटिलिटी में अगर आपकी हेजिंग है तो आपके लिए फायदे की बात होती दिखेगी। तो उस लिहाज से डीप हेजिंग करते हुए तेजी की पोजीशन को बनाए रखें, यह आपके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल अनिल जी, तो हेजिंग की पोजीशन बनाए रखें, बट तेजी की पोजीशन भी बनाए रखें, ये आपके लिए क्लियर सलाह आ रही है। अच्छा ग्लोबल रुझान है, भारतीय बाजार रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, तो एक्शन भरपूर दिखेगा। जी अनिल जी। निफ्टी पर 12,600 या 12,650 जो आपको ठीक लगे वो वाला कॉल खरीद लीजिए, और 12,800 का कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। ये हेजिंग करके आप चल सकते हैं। 12,600 का इन द मनी कॉल ऑप्शन अभी जो जय बता रहे थे वही ले लें, भले 107 में, और 12,800 का बेच दें। ये करके आप कल के लिए पोजीशन बनाकर जा सकते हैं। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर एक हेज बुल स्प्रेड बनाकर जाइए और तेजी का फायदा उठाइए। ये है अनिल जी की राय। डाउ फ्यूचर्स डेज हाई पर है, बिगुल जय ठक्कर के लिए कैश जय का जैकपॉट। बताया जाए। वेल दीपांशु, हम देख रहे हैं कि जैसे मैं कुछ 1-2 दिन पहले बता भी रहा था कि PSU सेक्टर ओवरऑल काफ़ी अच्छा कर रहा है, और PSU सेक्टर में अगर आप देखें तो निफ्टी PSC इंडेक्स जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, उसमें क्लियर ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है। इनफैक्ट वो अगर मैं देख रहा हूँ चार्ट्स के ऊपर, सो जैसे मैंने बताया था कि 2200-2300 के आसपास ही बोला था कि यहाँ पे अच्छी तेजी देखने मिलेगी, और 2450 हुआ है। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है दीपांशु के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में इंडेक्स में और बहुत तेजी देखने मिलेगी। लगभग 2700 तक के लेवल्स वहाँ पे देखने मिलेंगे, और लगभग 250 पॉइंट की तेजी इंडेक्स में बाकी, मतलब 10% मूव बाकी है। अभी जहाँ तक ऑयल एंड गैस सेक्टर और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का सवाल है, तो गेल मुझे काफ़ी पसंद है, जो करीब 90 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसका 90 का एट द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेकर चलना है, जो 3.55 पे मिल रहा है। गेल का 90 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 3.50 3.55 के आसपास मिल रहा है, इसको लेकर चलना है। इसका जो पहला टारगेट बन रहा है वो 5.70 का है, सेकंड टारगेट बन रहा है वो 8 रुपीज़ का एग्जैक्टली, वो अग्रेसिव टारगेट है थोड़ा। पर मुझे गेल में क्लियरली एक डबल बॉटम पैटर्न में से ब्रेकआउट दीपांशु नजर आ रहा है। नीचे में यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने का 2.60 पैसे के आसपास। ये जो डबल बॉटम गेल में हमें देखने मिला है, लगभग ये 7 to 8% का मूव है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गेल में हमें लगभग 97-98 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर 97 का कॉल ऑप्शन ही हो जाता है, सो स्पॉट हो जाता है, तो जो हमारा टारगेट है 5.67 से लेकर 8 तक के,
वो इजीली हासिल होना चाहिए। इसीलिए गेल का 90 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर आप चल सकते हैं। 3 रुपए के आसपास 90 रुपए का कॉल ऑप्शन गेल का मिल रहा है। 2 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदना है और इसे खरीदना है 5.70 और 8 रुपए के लिए। गेल में नतीजों के पहले सुमित जी ने भी आज सुबह 90 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी। वहां पर भी उन्होंने 2 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1 रुपए 40 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ 5 और 6 के टारगेट के लिए सुमित जी ने भी खरीदारी की राय दी। अब नतीजों के बाद बुलिश हो रहे हैं गेल पर जय ठक्कर भी। आइए बुलिश हो रहे हैं विश्वेश जी भी एक स्टॉक पर और उनके लिए बिगुल है विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए निफ्टी बढ़ रहा है और निफ्टी जिस हिसाब से बढ़ रहा है मुझे लग रहा है रिलायंस में भी स्ट्रेंथ लग रही है और क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन है तो लो रिस्क एनवायरनमेंट में अगर ट्रेड करेंगे तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। रिलायंस करंट स्तर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 2250 की ओर जा रहा है तो यहाँ पे रिलायंस का 2100 का कॉल ऑप्शन 54-55 रुपीज के आसपास मिल रहा है। मेरे हिसाब से वो खरीदी करनी चाहिए। रिलायंस के कॉल ऑप्शन में अगर आप यहाँ पे खरीदारी करते हो तो काफी छोटा स्टॉप लॉस है क्योंकि ओवरनाइट ट्रेड हम कर रहे हैं तो रिलायंस के ट्रेड में 55 के आसपास खरीदी करते हो 40 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए। 70 रुपीज और 80 रुपीज ये दो टारगेट होंगे रिलायंस के 2100 के कॉल ऑप्शन में। देखिए निफ्टी में अभी जिस हिसाब से मूवमेंट आ रहा है मुझे लग रहा है एटलीस्ट यहाँ से 100-150 पॉइंट की और जगह है। अगर जय ने जैसे मेंशन किया इक्वालिटी टारगेट की बात भी करें तो रिलायंस हैवी वेट है और ऑयल एंड गैस स्पेस में मूवमेंट लग रहा है। गेल भी चल रहा है मुझे लगता है रिलायंस चलना चाहिए तो रिलायंस का 2100 का कॉल ऑप्शन बाय करें। 40 रुपीज का स्टॉप लॉस और 70 रुपीज और 80 रुपीज ये दो टारगेट रहेंगे रिलायंस के 2100 के कॉल में। रिलायंस में 2100 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदिए आप 55 रुपए के आसपास और 40 का स्टॉप लॉस 70 से 80 के टारगेट के लिए। और इस बीच दीप आप जिन स्टॉक्स की बात कर रहे थे देखिए फेडरल बैंक और एक्साइड 2 में हमने प्रॉफिट बुकिंग करने की राय दी थी और आपने वेदांता के लिए मैंने कहा भी था कि इसे होल्ड करिए इसे बुक मत करिए और वेदांता 3 डिजिट में पहुंचता हुआ अब वापस से 100 रुपए के पार निकलता हुआ वेदांता दिन की ऊपर की तरफ अब बंद होता हुआ दिख रहा है तो यहां पर एक अच्छी तेजी बनती हुई दिख भी रही है तो कहीं न कहीं वापस से यहां पर खरीदारी आती हुई दिख रही है। दिन में एक डिप जो मिली उस डिप के बाद फिर से स्टॉक मजबूत होता हुआ आपको नजर आएगा। यहां पर आप अपनी तेजी की पोजीशन को बनाए रखें, कोई हड़बड़ी कोई जल्दबाजी ना करें। ओके, एक और स्टॉक है जहां बड़ा एक्शन हुआ है आज के सेशन में वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। 0.2% मजबूत है 4800 तक पहुंचा भी अब 4725 के आसपास। चोपड़ा साहब से एक बार राय लेना चाहता हूं। चोपड़ा साहब अल्ट्राटेक सीमेंट आपकी राय? जी मुझे लगता है कि जितनी भी सीमेंट और इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज हैं उसमें अच्छी तेजी बनेगी। अभी एलएनटी की जो हमने बातचीत करी मुझे लगता है एलएनटी भी लीड करेगा और अल्ट्राटेक एसीसी जैसे दिग्गज हैं ये भी बहुत अच्छा करेंगे। और जिस तरह से अल्ट्राटेक ने एक स्तर को तोड़ा है 4342 मुझे लगता है कि यहाँ से भी चलना शुरू होगा तो टारगेट है वो 4900 का है 4900 का है तो 4900 तक के लिए मुझे लगता है कि इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए और बहुत तेज चलता है स्टॉक है तो अल्ट्राटेक मुझे बहुत अच्छा लगता है इन स्तरों पे और यहाँ से भी तेजी बना सकता है। टेक बढ़िया लग रहा है, यहाँ से और अच्छी गेंस आपको दिखा सकता है। बट एक और शानदार दिन, एक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे मार्केट्स के लिए और शानदार एक्शन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और लगभग सभी सेक्टर्स पर आते हुए देखा। थोड़ा आईटी, थोड़ा फार्मा में आपने मुनाफा वसूली देखी है बट बाकी सेक्टर्स में तेजी रही और बैंक्स ने एक बार फिर से आज लीड किया है। फ्रेश हाई एचडीएफसी बैंक के लिए, वहां से अच्छी तेजी आती हुई दिखी पर उससे आगे थे इंडसइंड बैंक जहां पर सुबह हमने देखा कि 10% तक की तेजी आई। बजाज फाइनेंस यहां पर भी 10% तक की तेजी आती हुई दिखी। फिलहाल 4200 के ऊपर बजाज फाइनेंस क्लोज कर रहा है। बजाज फिनसर्व का भी अच्छा एक्शन रहा। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई इन सभी दिग्गजों से सपोर्ट मिला फाइनेंशियल्स को। एलएनटी बड़ा उछाल इस पर आते हुए दिखा हमको और लगभग 8% की तेजी एलएनटी पर भी थी जब डेज हाई पर स्टॉक था। अब 6.5% की तेजी के साथ बंद हो रहा है। गेल नतीजों के बाद शानदार रिएक्शन, यहां पर अच्छा मूव रहा। ओएनजीसी, आईओसी,
और बाकी की OMCs वहां पर भी मूवमेंट रहा, NTPC का भी पार्टिसिपेशन रहा। ITC लंबे समय बाद एक बढ़िया मूव ITC पर आता हुआ, राकेश जी कुणाल जी की तरफ से एक स्पेशल पिक भी आई, 3.5% की तेजी ITC पर भी देखी। UPL पर बाउंस बैक और टुवर्ड्स क्लोज रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी बढ़िया एक्शन, डेज हाई की तरफ रिलायंस क्लोज कर रहा है और विश्वेश जी ने आपको कहा भी है 2100 की कॉल खरीद कर जाइए। टेक महिंद्रा, सिप्ला, HCL टेक, डिवीज लैब, नेस्ले, इन्फोसिस, डॉक्टर रेड्डीज, इन सभी डिफेंसिव नेम्स में आपने थोड़ी मुनाफा वसूली देखी, पर बाकी जो सपोर्ट था वो हाई बीटा फाइनेंशियल नेम्स की तरफ से आते हुए दिखा है। मुथूट फाइनेंस में अब 7% का एक ब्रेकडाउन आया, तो वहां पर भी नजर रखिए कल के ट्रेड में क्या होता है। जुबलेंट फूड, कोफोर्ज, टोरेंट फार्मा, माइंडट्री, इन सभी ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक्स में हमने देखा कि मुनाफा वसूली रही। पर इंटरग्लोब एविएशन अनलॉक थीम आज एक्शन में रही, 8.5% का उछाल वहां पर। यूनाइटेड ब्रूअरीज कल और आज में देखिए 10% से ज्यादा की तेजी उस स्टॉक पर आती हुई दिखी। अशोक लेलैंड एक जबरदस्त तेजी यहां पर। भारत फोर्ज लाइफ हाई पर आता हुआ, भसीन साहब की पिक। मदरसन सुमी, यहां पर भी हमने एक जबरदस्त एक्शन बनते हुए देखा। RBL बैंक 210 के लेवल्स पर गया, सुबह हम बात कर रहे थे 200 के लेवल्स पर, वहां से देखिए जबरदस्त एक्शन इस स्टॉक पर आया है। अनिल जी की पिक फेडरल बैंक, दूसरा टारगेट हिट हुआ 59 का, 4.5% की तेजी वहां पर आपको देखी। IDFC फर्स्ट बैंक, सिमी जी आज सुबह इसे रेकमेंड भी करके गई थी, वहां पर भी तेजी बनती हुई देखी। L&T फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, M&M फाइनेंस, जो कल की राकेश जी कुणाल जी की स्पेशल पिक थी, अपने टारगेट के बेहद करीब आते हुए। टाटा मोटर्स में एक फ्रेश राउंड ऑफ खरीदारी आई, वहां पर भी एक्शन था। SBI लाइफ, HDFC लाइफ, इंश्योरेंस स्टॉक्स हैं, वहां पर भी जबरदस्त एक्शन बना। तो अनिल जी, ऑल इन ऑल जो अनलॉक की थीम है, ये वैक्सीन की खबर आने के बाद आज अच्छा परफॉर्म करती हुई, और जो बैंक्स ने लीडरशिप संभाली हुई है, अब 7 दिनों से जबरदस्त तेजी बैंक निफ्टी पर सर, और आज भी 1000 पॉइंट से ज्यादा का उछाल बैंक निफ्टी पर दिखा। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए दमदार ट्रेडिंग सेशन, ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन। आज आप फिर से इतिहास के साक्षी बने हैं। जी हाँ, जो लेवल्स आज आपने देखे हैं इंट्राडे में और क्लोजिंग बेसिस पर, वो अब तक के उच्चतम स्तर हैं। 28,802 बैंक निफ्टी, और साथ ही नहीं, ये तो ऐतिहासिक स्तर नहीं है, ऐतिहासिक स्तर निफ्टी और सेंसेक्स में बने। 12,643 ये निफ्टी का लेवल, 43,316 ये बैंक निफ्टी का लेवल, सेंसेक्स का लेवल, ये आपके लिए अब तक का रिकॉर्ड हाई है। आइए, बाजार बंद होने के बाद भी बहुत कुछ एक्शन है। पहले तो मैं एक बार एक काम करता हूँ, बंसल जी को ही पूछ लूँ, कुणाल जी, बंसल जी, कौन है जरा गेस्ट एक बार। दिल्ली से हमारे कुणाल जी हैं, बंसल जी है, चोपड़ा साहब भी दिल्ली वाले हैं, और हाँ 3 तो हो गए दिल्ली वाले। मुंबई वाले हैं हमारे सुमित जी, जय, विश्वेश जी, और वागले साहब है। वागले साहब को न्यूट्रल रख दो, वागले साहब तो हमारे एम्पायर टाइप हो गए। बाकी 3 दिल्ली के और 3 मुंबई के। बताइए कौन जीतेगा फाइनल, दिल्ली या मुंबई? मुंबई। मुंबई। देखिए विश्वेश जी की आवाज, मुंबई। अरे बंसल जी, ये तो आपको बोल के हरा रहे हैं। देखिए बंसल जी बिना खेले आपको बोल के हरा रहे हैं, देख लीजिए। मुंबई। देखिए अनिल जी, देखिए दिल्ली जीतेगा, अनिल जी दिल्ली जीतेगा। अच्छा कुणाल जी, अनिल जी एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं ये बताइए। इसमें 2 कारण है अनिल जी, 2 कारण है। एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं अनिल जी? देखिए अनिल जी, 2 कारण है दिल्ली जीतने के। एग्जिट पोल बता दो, एक मिनट पहले बंसल जी के कारण जान लिए जाए। जी बंसल जी बताइए। देखिए अनिल जी, एक तो दिल्ली वाले चाहते हैं दिल्ली जीते, और एक जो चेन्नई सुपर किंग के जो फैंस हैं वो भी चाहते हैं दिल्ली जीते, क्योंकि अगर मुंबई हारेगी तो चेन्नई सुपर किंग की अनिल जी रैंकिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है, वो टॉप 5 में आ जाएगी, और अगर मुंबई जीत गई तो उनकी रैंकिंग खराब होती है। तो दिल्ली वालों के साथ ना 2 लोग हैं, एक तो दिल्ली वाले और एक चेन्नई वाले, तो 2 लोग चाहते हैं दिल्ली जीते। क्या बात है, इतनी अंदर तक की रिसर्च यहाँ पर भी कर रखी है बंसल जी, गजब। वागले साहब से जजमेंट ले लें। अच्छा ये इधर आशु जी भी आ गए। आशु जी बोल रहे कि हमारा कॉन्ट्रा ट्रेड है, सबको मुंबई पसंद है, हमें दिल्ली पसंद है। वैसे भी आशु जी एक तो दिल्ली वाले हैं और ऊपर से कॉन्ट्रा ट्रेड दोनों ही लेने के लिए जाने जाते हैं, तो आशु सर का भी तरफ से भी दिल्ली। वागले साहब जजमेंट दें, कौन जीतेगा, दिल्ली या मुंबई? अनिल जी, मैं अंपायर को ऐसे आपने कहा है तो मेरा वर्डिक्ट फाइनल होना चाहिए, मुंबई जीतेगा। वाह, देखो ऐसे मतलब ऐसे एम्पायर बन जाए ना तो मैन ऑफ द मैच सारे के सारे मैच में एम्पायर ही मैन ऑफ द मैच है, प्लेयर्स की जरूरत ही ना पड़े। तो चलिए, मुंबई हो या दिल्ली, जो भी हो गेम अच्छा होना चाहिए, मजा आना चाहिए। तो आज शाम की आपकी इवनिंग जी बंसल जी बताएं।
देखिए अनिल जी, वागले जी को रिक्वेस्ट है कि वो फेयर एम्पायरिंग करें। वो जहीर अब्बास थे अनिल जी, आपने तो नाम सुना होगा, क्रिकेट प्लेयर, पाकिस्तान के कैप्टन भी रहे हैं। तो तब जैसे पाकिस्तान के अंदर उस जमाने में एम्पायर होते थे, वैसी एम्पायरिंग नॉट अलाउड अनिल जी। नहीं, वो ऐसा होता है कि जब आदमी जिस वक्त करियर शुरू करता है उसकी माइंडसेट वैसी होती है। अगर वागले साहब ने उस वक्त क्रिकेट देखना शुरू किया तो उनका ध्यान वैसा रहेगा। जो आदमी मंदी के वक्त मार्केट में घुसता है तो उसका ध्यान मंदी वाला ज्यादा रहता है। जो अफलातून तेजी के वक्त आता है तो उसका ध्यान तेजी वाला रहता है। लेकिन जब अंपायर बना दिया तो जो वागले साहब ने बोला वो फाइनल, अंपायर पे क्वेश्चन नहीं कर सकते ये। लेकिन जो भी हो, चलिए आइए देखेंगे आज क्या कुछ होता है। मुंबई और दिल्ली के बीच का एक्शन आज शाम को, ये तो आप देखेंगे। लेकिन इसके अलावा जी बिजनेस में बेहद कुछ खास है आज के लिए। 4:30 बजे 4:26 पर जिग्निशन देखिएगा और जिग्निशन में एक बेहद खास अंदाज आपको दिखेगा। जिग्निशन में आज आपको दिखेंगे सदगुरु बाइक चलाते हुए। जी हाँ, आध्यात्म की राह दिखाने वाले सदगुरु बाइक्स पर लेकर काफी उत्साहित हैं, उनका काफी खास लगाव है। और आइए जानेंगे कैसे उनका बाइक से लगाव हुआ, कैसे मोटरसाइकिल से उनका जुड़ाव हुआ। तो मोटरसाइकिल मंत्रा विद सदगुरु आज शाम 4:30 बजे जरूर देखेगा। 6 बजे बिहार विधानसभा चुनाव में मतगणना में जबरदस्त एक्शन चल रहा है। सुबह महागठबंधन आगे था लेकिन धीरे धीरे बाजी पलट गई और अब एनडीए और नीतीश कुमार एक बार फिर से इतिहास बनाने के करीब है। काउंटिंग जारी है, दोनों खेमों की धड़कनें बढ़ी हुई है, बयान संतुलित है, एक एक वोट कीमती है। जो नतीजे आ रहे हैं बेहद कम मार्जिन से आ रहे हैं। शाम होते होते क्या होगा ये देखना होगा, इंटरेस्टिंग। एनडीए की जीत के क्या मायने हैं? वोट नीतीश कुमार को पड़ा है या मोदी मैजिक को? महागठबंधन कहां फिसल गया? देश की राजनीति में बिहार के चुनाव क्या कोई बदलाव लाएंगे? इन तमाम मुद्दों का बारीकी से विश्लेषण करेंगे आज शाम 6 बजे। चौथी बार एनडीए सरकार, ये है आज का शाम का शो। आमतौर पर हम राजनीतिक शो नहीं करते लेकिन बिहार के चुनाव के दिन कुछ तो चर्चा इस तरह की बनती है, जरूर देखिएगा। शाम 8:30 बजे मनी गुरु मिस मत कीजिए। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम के साथ ही लर्न फ्रॉम होम भी शुरू हो चुका है। बच्चों के लिए घर से पढ़ना, शिक्षकों के लिए घर से पढ़ाना कई चुनौतियां लेकर आया है। बच्चों में तनाव और कई हेल्थ प्रॉब्लम्स भी दिख रही है। मनी गुरु में आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको अपने बच्चों के लिए लर्न फ्रॉम होम इसे कैसे आसान और आरामदायक बनाना चाहिए। साथ ही जो शिक्षक घर से पढ़ा रहे हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मनी गुरु में हम बात करेंगे इन्हीं सभी मुद्दों पर आज रात 8:26 पर। लर्न फ्रॉम होम, कैसे हो स्ट्रेस फ्री पढ़ाई। और रात 9 बजे दिवाली का विशेष शो, अगर आपने मिस किया देखिएगा जरूर। बाजार के 3 दिग्गज नवनीत मनोत, नीलेश शाह और साथ ही सुनील सिंघानिया होंगे हमारे साथ और उनके साथ हम जानेंगे कि क्या कुछ आगे अगली दिवाली तक का एक्शन रहेगा। ये आपके लिए होगा बिल्कुल साफ तौर पर रात को 9 बजे, तो मिस मत कीजिएगा। तो ये सारा का सारा एक्शन आपके लिए इस वक्त आज शाम को। तो आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, चोपड़ा साहब, सुमित जी, विश्वेश जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया और जय ठक्कर का भी शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। हैव अ नाइस इवनिंग। डाउ को मजबूत रखिएगा आप सब लोग, अपना अपना जोर लगाते रहिएगा। कल सुबह भी डाउ फ्यूचर्स ऊपर रखिएगा ताकि एक और रिकॉर्ड दिन, लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड बनने की हैट्रिक आप और हम देख सकें। इतिहास बना रहे हैं भाई आप और हम सब मिलकर, और जितना ज्यादा बनाए उतना बेहतर। चलिए मुझे और दीप को दीजिए इजाजत।